नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके जीवन में कोई सहारा नहीं था। अपना पेट भरने के लिए वह भीख मांगता था। उम्र के बोझ ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था और अब वह अपनी जिंदगी मंदिर की सीढ़ियों पर ही गुजारता था। जो श्रद्धालु वहां आते, उनकी दया से उसे थोड़ा बहुत अन्न मिल जाया करता था। एक दिन वह बुजुर्ग भयंकर बुखार से तप रहा था। ठंड से ठिठुरते और भूख से व्याकुल वह मंदिर के बाहर बैठा था। उसी समय उस नगर के धनाढ्य सेठ और उनकी पत्नी अपनी लंबी चमचमाती गाड़ी में सवार होकर मंदिर पहुंचे। उनके साथ कई नौकर चाकर थे, जिनके हाथों में फल, मिठाइयां, कपड़े और बहुमूल्य रत्न जड़ित भेंटें थीं। सेठ जी ने मंदिर में प्रवेश किया। उस वृद्ध ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद अब उसकी भूख मिट जाएगी। वह लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ा और करुण स्वर में बोला, सेठ जी, कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूं। लेकिन सेठ ने उसे अनसुना कर दिया। उनकी दृष्टि में वह मानो अदृश्य था। सेठ और सेठानी के आगमन पर मंदिर के पुजारी दौड़कर उनका स्वागत करने आए। वे बार बार नमन करते हुए बोले, सेठ जी, आपके आगमन से तो हमारा मंदिर धन्य हो गया। आइए, भीतर पधारिए। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, सारा सामान अंदर रखो, पूजा के बाद ये सब भगवान को अर्पित करेंगे। वृद्ध व्यक्ति इस पूरी घटना को निरीह दृष्टि से देख रहा था। उसने फिर प्रयास किया और अपनी कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मैं भूख से बेहाल हूं, कृपया थोड़ा फल या मिठाई दे दीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी प्रार्थना को दोबारा अनदेखा कर दिया। तब वह सेठानी के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, सेठानी जी, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भूख के कारण मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सेठानी ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, बाबा, ये सारे फल और मिठाइयां भगवान को चढ़ाने के लिए है। पूजा के पहले इन्हें छूना भी अशुभ है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सेठ यह सुनकर भड़क गया। क्रोधित स्वर में वह बोला, अभी तो हमने मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया और इस भिखारी ने हमारा रास्ता रोक दिया। पूजा में विघ्न पड़ गया। अब न जाने हमारा काम पूरा होगा या नहीं। पुजारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। सेठ जी, कृपा करके धैर्य रखिए, भगवान आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन सेठ और अधिक क्रोधित हो गया। वह गरज कर बोला, पुजारी जी, क्या आप जानते हैं, मैंने इस नगर के सबसे महंगे फल और मिठाइयां खरीदी है और यह भिखारी हमारी पूजा को अशुद्ध कर रहा है। वृद्ध व्यक्ति असहाय बैठा, यह सब सुनता रहा। उसकी आंखों में केवल भूख की पीड़ा नहीं, बल्कि इंसानियत के टूटते बंधन का दर्द भी साफ झलक रहा था। सेठ जी क्रोध में आग बबूला हो उठे और बोले, प्रभु के लिए जो भेंट लेकर आए हैं उसे अभी तक अर्पित भी नहीं किया और इस बूढ़े भिखारी ने हमारा सारा ध्यान भंग कर दिया। बताइए, भगवान को चढ़ाने से पहले इसे कुछ कैसे दे दें? पंडित जी विनम्रता से बोले, सेठ जी, कृपा करके शांत हो जाइए। यह बुजुर्ग व्यक्ति शायद अर्ध विक्षिप्त है, मैं इसे समझा दूंगा। सेठ जी और उनकी पत्नी मंदिर के अंदर चले गए। पंडित जी उस वृद्ध भिखारी के पास आए और फुसफुसाते हुए बोले, बाबा, आप यहाँ कोने में बैठ जाइए। जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। बेचारा बूढ़ा अपनी तपती देह और छलकती आंखों के साथ चुपचाप कोने में बैठ गया। बुखार की तपिश और भूख प्यास ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। वह अशक्त किंतु असहाय उस कोने में अपनी तकलीफ के साथ समेट कर बैठा रहा। मंदिर के भीतर सेठ जी ने भगवान को प्रणाम किया और आरती के लिए थाल उठाया। जैसे ही वे आरती करने लगे, थाल उनके हाथों से गिरकर भूमि पर जा पड़ा। सभी स्तब्ध रह गए। पंडित जी ने दूसरा थाल थमाया और बोले, सेठ जी, दूसरा आरती का थाल लीजिए और पूजा जारी रखिए। दूसरी बार पूजा समाप्त हुई। इसके बाद सेठ जी ने भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए नौकरों से सामग्री मंगवाई। जैसे ही वे भेंट अर्पित करने लगे, धरती अचानक हिलने लगी। भूकंप के झटकों से सारी भेंटें जमीन पर गिर पड़ी। सेठानी भयभीत होकर बोली, पंडिता जी, आपने देखा, मुझे लगता है बाहर बैठे उस बुजुर्ग भिखारी की वजह से भगवान नाराज हो गए हैं। वही हमारी पूजा में विघ्न डाल रहा है। सेठ जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ,
उसी की वजह से हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। उस बूढ़े की टोक ने हमारी आराधना में बाधा डाल दी है। पंडिताजी हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु भगवान उस बुजुर्ग से नाराज नहीं है। वास्तव में भगवान आपसे अप्रसन्न है। सेठानी ने विस्मय से पूछा, लेकिन हमने क्या किया है पंडिताजी? पंडिताजी ने गंभीर स्वर में कहा, आप पूछते हैं कि आपने क्या किया? आपने वह किया जो भगवान के सिद्धांतों के विपरीत है। आप इतने महंगे फल और उपहार प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए, परंतु क्या आपने यह नहीं सोचा कि हर इंसान के भीतर भगवान का वास है? वह वृद्ध व्यक्ति जो भूखा और बीमार था, वही भगवान के रूप में आपसे प्रसाद मांगने आया था। पंडिताजी ने आगे कहा, अगर आपने उसे प्रेम पूर्वक कुछ खाने को दिया होता तो वही भेंट भगवान तक स्वयं पहुंच जाती, परंतु आपने उसे दुत्कार दिया। भगवान ने आपके उपहारों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि आप उनकी असली उपस्थिति को पहचान नहीं सके। ये सुनकर सेठ जी और सेठानी की आंखें शर्म से झुक गई। वे अपनी भूल पर पछतावा करने लगे, लेकिन समय की परछाई में अवसर खो चुका था। गरीबों को भोजन कराना वास्तव में उस परमात्मा की आराधना करने के समान होता है, किंतु आपने उस असहाय व्यक्ति का अपमान कर उसे फटकार कर दूर कर दिया। ऐसे में आपकी भेंट को प्रभु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? स्मरण रहे, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रेम पूर्वक अर्पित मुट्ठी भर चावल को सर्वोच्च स्थान दिया था। जो भगवान इस संसार के स्वामी है, जिन्हें सब कुछ अर्पित किया जाता है, वे हमारे कीमती उपहारों से प्रसन्न नहीं होते। वे तो वही हैं जो जगत का पालन पोषण करते हैं। उन्हें केवल निष्ठा और समर्पण चाहिए। एक प्रेमपूर्ण पुष्प, एक बेलपत्र ही उनके हृदय को संतुष्ट कर देता है। महंगे उपहार चढ़ाकर उनके प्रति एहसान करने का भाव रखना अनुचित है। इसके बजाय यदि किसी भूखे को भोजन कराएं, तो उसकी आत्मा से निकला आशीर्वाद आपकी झोली को सुख समृद्धि से भर देगा। और यदि किसी मांगने वाले को कुछ देने में असमर्थ हो, तो कम से कम उसका अपमान न करे, क्योंकि वह अपनी इच्छा से गरीब नहीं बना है और न ही भीख मांगना उसे अच्छा लगता है। यह उसकी विवशता है। कहते हैं, ईश्वर की लीला अपरंपार है। कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी, ये कोई नहीं जान सकता। फिर भी आपने उस वृद्ध को, जो बुखार से तप रहा था, भूख प्यास से व्याकुल था, दुत्कार कर भगा दिया। क्या आप उसकी दशा पर करुणा भी नहीं कर सके? कल्पना कीजिए, यदि आपने उसे प्रेम पूर्वक एक फल ही दे दिया होता तो उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती। वह आपको अनगिनत आशीर्वाद देता, जिसकी अनुकंपा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती थी। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों में सत्य का प्रकाश आया। वे बोले, पंडिताजी आप सही कह रहे हैं। हमने अपने धन के गर्व में बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए था। जाओ। सेठ जी और उनकी पत्नी बाहर आए। उन्होंने उस वृद्ध को देखा जो अब भी अपनी जर्जर अवस्था में कोने में बैठा था। उनके भीतर पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। सेठ जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्ध से माफी मांगी। सेठानी ने भी करुणा भाव से कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, कृपया हमारे द्वारा दिए गए फल और मिठाई को स्वीकार करें। वृद्ध की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अत्यंत दिनों से भूखा और प्यासा था। उसका शरीर बुखार और कमजोरी से टूट चुका था। सेठ जी ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उस वृद्ध को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। वहां उसका उपचार कराया। उस वृद्ध ने सेठ जी को दिल से आशीर्वाद दिया। जो भी इलाज का खर्च हुआ वह सेठ जी ने सहर्ष वहन किया। वृद्ध के आशीर्वादों ने उनके जीवन में नई ऊर्जा भर दी। दोस्तों, यदि आप भगवान की आराधना करने जा रहे हो और मार्ग में कोई भूखा असहाय व्यक्ति मिले तो पहले उसे भोजन दे। पूजा का फल तभी मिलेगा जब हमारी मानवता जीवित होगी। भगवान को भोग चढ़ाएं, लेकिन यदि कोई असहाय, वृद्ध या अपंग व्यक्ति आपकी सहायता का आकांक्षी हो तो उसकी सहायता अवश्य करें। यही सच्ची पूजा है। हम आपको एक राजा की बेहद रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। दोस्तों, समय की प्रकृति अचूक है। ये सदा एक समान नहीं रहता। वक्त इतना प्रबल है कि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में पल भर की भी देरी नहीं करता। इसलिए
हर व्यक्ति को समय के महत्व को पहचानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम प्रताप सिंह था। राजा न केवल न्यायप्रिय और दयालु थे, बल्कि अत्यंत विवेकशील भी थे। वे अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाते और अपनी प्रजा का ध्यान अपने परिवार के सदस्यों की भांति रखते थे। उनके 2 संतानें थीं, एक पुत्र जिसका नाम चंद्रेश था और एक पुत्री जिसका नाम राजवी था। चंद्रेश करीब 12 वर्ष का था, जबकि राजवी 17 वर्ष की थी। राजा और रानी अपने बच्चों से असीम प्रेम करते थे, जैसा हर माता पिता करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी, क्योंकि वे एक समृद्ध परिवार से थे। समय के साथ जब राजवी युवा होने लगी, तो राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में नगर के एक नाई और एक ब्राह्मण को बुलाया। प्राचीन समय में राज परिवारों के विवाह की जिम्मेदारी ब्राह्मणों और नाइयों पर ही होती थी। राजा ने उनसे कहा, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। आप लोग ऐसा वर ढूंढे जो समय को समझने वाला हो, समय के अनुसार कदम बढ़ाने वाला हो। वह अमीर हो या गरीब, जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह समय का महत्व जानने वाला होना चाहिए। अगले दिन नाई और ब्राह्मण अपने सामान के साथ निकल पड़े। वे नगर नगर घूमे, कई लड़कों से मिले, लेकिन राजा की शर्तों पर खरा उतरने वाला कोई नहीं मिला। लोग कहते, समय भी कोई देखने की चीज है, ये कैसे पता चलेगा कि समय कैसा दिखता है। कई दिन बीत गए और नाई और ब्राह्मण खाली हाथ लौटने की सोचकर चिंतित हो उठे। राजा का आदेश तोड़ना उनके लिए असंभव था। एक दिन वे एक नगर के चौराहे पर पहुंचे, जहां एक मोची का लड़का बैठा था। वह न केवल सुंदर था, बल्कि विवाह योग्य भी प्रतीत होता था। दोनों ने उस लड़के से बात की और उसे राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया। मोची बना हुआ वह युवक अचरज में डूबकर उन दोनों की ओर देखने लगा और बोला, महोदय श्रीमान, सुबह सुबह यह मजाक का समय है क्या? मैं समय का मारा हूँ। मेरे माता पिता दृष्टिहीन है और मैं उनका इकलौता सहारा हूँ। मैं अपने समय को देखकर उसकी कद्र करते हुए अपने काम को ईमानदारी से पूरा कर रहा हूँ। कृपया मुझे मेरा काम करने दें, ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। कृपा कर मेरा उपहास मत करें। युवक के इस सटीक उत्तर ने नाई और ब्राह्मण को एक नई उम्मीद दी। जिन सवालों ने उन्हें कई दिनों से व्यथित किया था, उसका समाधान मानो इस युवक ने अनजाने ही दे दिया। उन्होंने युवक से उसका नाम और समय को पहचानने के रहस्य के बारे में पूछा। युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम धर्मेश है। जहां तक समय की बात है, ये मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है, जिसे मैं भुला देना चाहता हूँ। मैं अपने अतीत की बात करने का इच्छुक नहीं हूँ। कृपया इस बारे में और कुछ मत पूछे। ब्राह्मण और नाई ने कहा, अरे, यही सवाल तो तुम्हारे विवाह का आधार बन सकता है। युवक कुछ देर तक सोचता रहा। गरीबी और अपने माता पिता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि वह अपने घर बसाने का सपना देख भी कैसे सकता है। फिर वह बोला, अगर आप लोग इसे जरूरी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे अतीत की बात न करें। मेरे माता पिता ही मेरी शादी की अनुमति देंगे। युवक उन दोनों को अपने घर ले गया। वहां पहुंचने पर उसके अंधे माता पिता ने आगंतुकों का स्वागत किया। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, राजा की बेटी, जो ऐशो आराम में पली बड़ी है, क्या इस घर में रह पाएगी? माता पिता ने गंभीर स्वर में कहा, हम बहुत साधारण लोग हैं। क्या राजकुमारी हमारे घर के माहौल में सामंजस्य बिठा सकेगी? नाई और ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज स्वयं ऐसा चाहते हैं। आप निश्चिंत रहे। माता पिता ने सहमति दे दी और नाई और ब्राह्मण नगर लौटकर राजा को यह खबर सुनाने गए। राजा ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद धर्मेश और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी, जो अब धर्मेश की पत्नी थी, अपने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। धर्मेश के काम पर जाने के बाद वह सुबह उसका नाश्ता बनाती और टिफिन तैयार करती। बाकी समय वह अपने सास ससुर की सेवा में समर्पित रहती। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो, तुम पूरे दिन हमारी देखभाल में लगी रहती हो। तुम भी कभी कभी बाहर घूमने जाया करो,
जिससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। राजकुमारी ने इस बात को स्वीकार किया और एक रविवार को नगर के बाजार घूमने चली गई। जब राजकुमारी उस राह से गुजर रही थी जो बाजार की ओर जाता था, वह अचानक ठिठक गई। कुछ ही दूरी पर चौराहे पर उसने अपने पति को देखा, जो अपनी छोटी सी जूतों की दुकान पर बैठा हुआ जूते सिलने में व्यस्त था। यह दृश्य देखते ही जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई। उसके कदम वहीं थम गए और उसकी आंखों में अविश्वास छलकने लगा। राजकुमारी ने पल भर के लिए अपने चारों ओर की दुनिया को खोते हुए सोचा, क्या यही मेरा पति है? क्या मेरे पिता ने जानबूझकर मेरा विवाह एक मोची से किया? वह ठंडी हवा की लहर की तरह स्तब्ध खड़ी रह गई, मानो धरती ने उसके पैरों तले से अस्तित्व खींच लिया हो। आकाश से गिरती असंख्य बिजली मानो उस पर टूट पड़ी हो। कुछ क्षणों तक वह बिना हिले डुले खड़ी रही। फिर अपनी चेतना वापस पाते ही उसने अपनी ओढ़नी से चेहरा ढका और विचारों के भंवर में डूब गई। यह क्या हुआ मेरे साथ? क्या मेरे पिता इस सच्चाई से अनजान थे, या फिर यह उनके ही किसी गहरे इरादे का हिस्सा था? उसके मन में अनेक सवाल उमड़ने लगे। आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि यह सब जानबूझकर किया गया है। उसके पिता ने अपने कारण या किसी अदृश्य प्रतिशोध के चलते उसकी नियति को ऐसा मोड़ दिया। क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलते हुए उसने तय किया कि अब वह किसी के साथ नरमी नहीं बरतेगी। राजकुमारी धीरे धीरे अपने पति की ओर बढ़ी, अपनी चप्पल निकाली और उसे सिलने के लिए उसके सामने रख दी। उसका पति बिना पहचान पाए बड़ी सरलता से चप्पल को ठीक करता है और चुपचाप पैसे ले लेता है। यह देखकर राजकुमारी की अंतर्निहित जलन और कुंठा और भी गहरी हो जाती है। वह बाजार की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचने का उद्देश्य भूल जाती है। सास ससुर ने उसे भेजा क्यों था, ये बात उसके लिए गौण हो चुकी थी। उसके दिमाग में केवल एक विचार घूम रहा था, बदले का। उसने एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर जाकर मिट्टी के बर्तन और पत्थर खरीदे। घर लौटते ही उसने यह तय कर लिया कि इन नए बर्तनों में वह अपने सास ससुर और पति को खाना देगी, ताकि उनका और उसका भोजन अलग रहे। उसका क्रोध अब ठोस रूप ले चुका था। घर पहुंचकर उसने अपने बदले हुए व्यवहार का परिचय दिया। सास ने जब उससे पूछा, बेटी बाजार से क्या लेकर आई हो, तो उसने तीखे स्वर में उत्तर दिया, कौन बेटी? मैं तो किसी की बेटी नहीं। मेरे पिता ने ही मुझे बेटी मानने से इनकार कर दिया। राजकुमारी के इस बदले व्यवहार ने पूरे परिवार में एक नई अशांति का संचार कर दिया। उसकी नाराजगी और उसके कठोर रवैये ने घर के माहौल को बदल कर रख दिया। सास ससुर और पति के लिए जो कभी उसकी सेवा और आदर के आदी थे, अब वह एक कठोर स्वभाव वाली महिला बन चुकी थी। तो फिर तुमसे क्या कहूँ, लेकिन हाँ, बाजार से मैं आप सबके लिए एक विशेष तोहफा लाई हूँ। सास ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाई हो बेटी? राजकुमारी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यह मिट्टी के बर्तन आपके लिए लाई हूँ। अब से आप लोग इन्हीं बर्तनों में भोजन करेंगे और इन्हीं को स्वयं साफ करेंगे। यदि इन्हें साफ नहीं किया तो आपको इन्हीं गंदे बर्तनों में खाना पड़ेगा। मैं अब किसी भी स्थिति में हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसने मुझे राजकुमारी से एक साधारण सेविका बना दिया, इसलिए यही उचित है। सास और अंधे ससुर यह सुनकर हतप्रभ रह गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। ससुर ने केवल इतना कहा, ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो। शाम को जब राजकुमारी का पति घर आया तो उसे पानी कांच के गिलास की जगह मिट्टी के लौ में दिया गया। पति धर्मेश यह देखकर चौंक गया और सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को शायद हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने धीरे से पूछा, यह क्या है? राजकुमारी ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, यह तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पिता मुझे इस तरह धोखा देंगे। किसी पिता से अपनी बेटी के साथ ऐसी नीचता की उम्मीद नहीं थी, और आपसे तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूं। आप बस इतना जान ले कि मैं एक राजकुमारी हूं और आप एक साधारण मोची। मैं अपने बर्तनों में आपको खाना नहीं दे सकती, इसलिए आपके लिए खास तौर पर ये मिट्टी के बर्तन लाई हूं। इनका उपयोग करना और साफ रखना आपका ही काम है। मैं इन गंदे बर्तनों को हाथ नहीं लगाऊंगी। धर्मेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसा तुम चाहो। सुबह और शाम धर्मेश अपने माता पिता के बर्तनों को साफ करता और अगले भोजन के लिए सुरक्षित रखता।
उसने कभी विरोध नहीं किया। इस तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन राजा प्रताप सिंह की राजधानी पर एक दुश्मन राजा ने हमला कर दिया। उस राजा ने रात के अंधेरे में सोते हुए सैनिकों और नागरिकों को बंदी बना लिया। इससे पहले कि राजा को कोई चेतावनी मिलती, एक गुप्त सैनिक ने स्थिति का जायजा लेकर राजा प्रताप सिंह को सूचना दी। सैनिक ने कहा, महाराज, आप परिवार सहित गुप्त मार्ग से महल छोड़ दें। यदि आप रात में नहीं निकले तो सुबह तक आप बंदी बना लिए जाएंगे और फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी। राजा ने परिस्थिति को समझते हुए कुछ धन लेकर अपनी रानी और बेटे के साथ महल छोड़ दिया। रात भर पैदल चलते हुए उन्होंने लंबा सफर तय किया और सुबह के करीब वे एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। राजा ने रानी से कहा, रानी, हमने जो राजसी वस्त्र पहने हैं वे हमें इस शहर में पहचान दिला देंगे। हमें साधारण कपड़ों की आवश्यकता है। मैं बाजार से कपड़े लेकर आता हूँ। रानी ने सिर हिलाकर सहमति दी। राजा बाजार पहुंचा और साधारण कपड़े खरीदे। वह ऐसे वस्त्र लेकर लौटा जो नट समाज के लोग पहनते थे। राजा कपड़े लेकर रानी और अपने बेटे के पास लौटा। कपड़े देखते ही रानी ने कहा, महाराज, ये कैसे वस्त्र लाए हैं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अब राजा और रानी नहीं रहे। हमें परिस्थिति को समझते हुए नई राह अपनानी होगी। राज्य का वैभव पीछे छूट गया है, लेकिन जीवन अभी शेष है और उसे जीने का कोई साधन तो चाहिए। राजा ने समझाया, हमारे राज्य में हमने युद्ध कला के साथ साथ नट समाज की कला का भी ज्ञान अर्जित किया था। वही कौशल अब हमारे जीवन का आधार बनेगा। आज से मैं नट बनूंगा, तुम नटनी, और हमारा पुत्र ढोल बजाएगा। चौक चौराहों पर तमाशा दिखाकर जो कुछ भी मिलेगा उसी से हम अपना जीवनयापन करेंगे। समय के साथ हम इस कला में प्रवीण भी हो जाएंगे। रानी ने अपने अश्रु छिपाते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे महाराज। इस प्रकार राजा, रानी और उनका पुत्र अपनी पहचान त्याग कर नट बन गए। वे नगर नगर और चौराहे चौराहे पर तमाशा दिखाने लगे। धीरे धीरे राजा प्रताप सिंह अपनी नट कला में इतने कुशल हो गए कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन तमाशा दिखाने के लिए राजा प्रताप सिंह उसी नगर के एक चौराहे पर पहुंचे जहां उनका जमाई धर्मेश अपनी दुकान लगाया करता था। उस समय शाम का पहर था और कुछ दूरी पर ढोल की आवाज गूंज रही थी। धर्मेश ने जब सुना कि प्रसिद्ध नट प्रताप का तमाशा लगा हुआ है तो उसका भी मन उसे देखने को ललचाने लगा। अपनी दुकान का सामान समेटकर धर्मेश ने बक्सा उठाया और तमाशा देखने पहुंच गया। तमाशा शुरू हो चुका था। धर्मेश ने बक्सा एक किनारे रखा और करतब देखने लगा, लेकिन जब उसकी नजर करतब दिखा रहे प्रताप सिंह पर पड़ी तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वह अविश्वास से भर गया। इसके बाद उसने नाचती हुई रानी और ढोल बजाते राजकुमार को देखा। उसे यकीन हो गया कि ये लोग वही हैं, लेकिन सवाल उसके मन को झकझोरने लगे। राजा प्रताप सिंह और उनका परिवार इस हालत में कैसे पहुंचा? धर्मेश ने सारा हाल जानने के लिए तमाशा खत्म होने की प्रतीक्षा की। तमाशा समाप्त होने के बाद जब लोग जाने लगे, धर्मेश आगे बढ़ा और राजा के पास पहुंचकर भरे हुए गले से बोला, पिताजी, ये सब क्या है? आप जैसे महान राजा से नट बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रताप सिंह ने अपनी दामाद को देखा और उसके सवालों से भरी आंखों को शांत करने के लिए बोले, धर्मेश, जीवन की विडंबनाएं हमें कभी कभी ऐसी राह पर खड़ा कर देती हैं जहां आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हर पहचान को त्यागना पड़ता है। धर्मेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कातर स्वर में बोला, पिताजी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे साथ चलिए। मैं इतना कमा लेता हूँ कि आप सबका भरण पोषण कर सकूं। मुझे गर्व होगा यदि मैं आपका सहारा बनूं। आप यह सब अब और नहीं करेंगे। राजा प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, हमने भी जीवन जीने की कला सीख ली है। हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि हम बेटी से अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। इसके बाद राजा, रानी और उनका पुत्र धर्मेश के साथ उसके घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने पर धर्मेश के साथ आए इन 3 व्यक्तियों को नट के भेष में देखकर राजकुमारी उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने खींचते हुए कहा, मैं पहले ही परेशानियों से घिरी हुई हूँ और तुम 3 और लोगों को मेरी मुश्किलें बढ़ाने के लिए ले आए हो।
ये सुनकर उसका भाई ठहाका लगाते हुए बोला, कौन सी मुश्किलें, और ये लोग क्या तुम्हें अजनबी लगते हैं? राजकुमारी ने झुंझलाकर कहा, अपने लोग? ये नट हमारे अपने लोग कब से हो गए? धर्मेश ने उसकी बात पर गहरी नजर डालते हुए कहा, क्या तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है या अब आंखों पर भी पड़ गया है? जब राजकुमारी ने ध्यान से देखा तो उसने नट बने अपने माता पिता और भाई को पहचान लिया। पहचानते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह घबराकर उनके पास दौड़ी। एक एक कर वह अपने भाई, पिता और माता से लिपटकर रोने लगी। वे उसे सांत्वना देते रहे। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप राजा से इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये सब कैसे हुआ? राजा प्रताप सिंह ने उसे शांत करते हुए सारा हाल सुना दिया और हंसते हुए बोले, सारी रात रोने का इरादा है या फिर हमें भोजन भी कराओगी? तुम्हें देखकर भूख और बढ़ गई है। राजकुमारी तुरंत रसोई में गई और भोजन तैयार कर सभी को दलान में बिठाकर खिलाने लगी। उसने एक तरफ अपने माता पिता और भाई को बिठाया और दूसरी तरफ अपने पति और उनके अंधे माता पिता को। जब वह बर्तन लेने गई तो उसे ख्याल आया कि वह अपने सास ससुर और पति को मिट्टी के बर्तनों में भोजन कैसे परोस सकती है। यही सोचकर वह उनके लिए भी अपने बर्तन ले आई। उसने अपने माता पिता के सामने थालियां लगाई और जब सास ससुर और पति के लिए बर्तन रखने पलटी तो धर्मेश ने उसे रोक दिया। उसने कहा, रुको राजकुमारी, हमारे बर्तन हमारे पास है। इतना कहकर धर्मेश ने मिट्टी के बर्तन उठाए जिन्हें खाने के बाद साफ करके दलान में रख दिया गया था। वह बोला, हम इन्हीं में भोजन करते हैं और हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। अब खाना ले आओ। राजकुमारी थोड़ी झिझकते हुए भोजन लाने चली गई। राजा प्रताप सिंह की नजर धर्मेश और उसके माता पिता पर पड़ी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें अपनी किशोरावस्था का वह समय याद आ गया जब धर्मेश के माता पिता बड़े प्रतापी राजा थे। हालांकि शादी के समय वे अपनी अंधता के कारण शामिल नहीं हो सके थे और प्रताप सिंह से मुलाकात भी नहीं हुई थी। प्रताप सिंह के मन में प्रसन्नता और गर्व का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी भले ही आज नतों के साथ बैठी हो, लेकिन उसका विवाह तो एक राजघराने में ही हुआ है। समय ने हमें भले ही बदल दिया हो, पर असलियत नहीं बदली। राजकुमारी भोजन लेकर बाहर आई। उसने मेहमानों को भोजन परोसा और जब पति की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि सभी ने मिट्टी के बर्तन सामने रख दिए थे। उसे हल्का संकोच हुआ, लेकिन उसने भोजन परोसा और अपने स्थान पर बैठ गई। राजा प्रताप सिंह, जो राजकुमारी के पिता थे, खाना परोसा देख स्तब्ध हो खड़े हो गए। उन्होंने गहरी नजरों से बेटी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, मेरे दामाद और उनके माता पिता को तुम मिट्टी के बर्तनों में खाना परोस रही हो और हमारे लिए अपने घर के बर्तनों में। ये भेदभाव क्यों? इसका कारण बताओ। राजकुमारी की जुबान पर मानो ताले लग गए। वह चुपचाप खड़ी रही। ये देखकर राजा प्रताप सिंह ने सीधे अपने दामाद से पूछा, तुम ही बताओ, ये सब क्यों और कैसे हुआ? धर्मेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, जिस दिन आपकी बेटी को यह पता चला कि मैं मोची का बेटा हूँ, उसी दिन से वह ऐसा व्यवहार करने लगी। इससे पहले तो सब सामान्य था। यह सुनते ही राजा प्रताप सिंह की भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी नासमझ बेटी, तुम्हारी इस अज्ञानता और संकीर्णता ने तुम्हें कितना बड़ा पाप करने पर मजबूर कर दिया, इसका तुम्हें तनिक भी भान है? राजकुमारी ने चौंकते हुए कहा, कौन सा पाप पिताजी? मैंने ऐसा क्या किया है? राजा प्रताप सिंह ने शांत स्वर में कहा, बेटी, धर्मेश के माता पिता के बारे में तुम क्या जानती हो? जब तुम्हारे मन में उनके लिए इतना द्वेष भरा हुआ है तो यकीनन हमारे लिए भी किसी कोने में अवमानना का भाव होगा। आज मैं तुम्हारे इस संकीर्ण सोच का अंत करके ही रहूंगा। उन्होंने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, पहली बात यह है कि जिन्हें तुम मोची समझती हो वे जन्म से मोची नहीं है। जिस प्रकार समय ने हमें नट बना दिया, उसी प्रकार समय की विषमताओं ने इन्हें मोची बना दिया। मैंने उन्हें तब से जाना है जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी। दूसरी बात, तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि जो मेरी शर्त पूरी करेगा उसी से तुम्हारा विवाह करूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि राजा गरीब हो सकता है, अमीर कंगाल हो सकता है और व्यापारी सड़कों पर आ सकता है, परंतु समय को पहचानने वाला
और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए धर्मेश जैसा पति चुना, जो मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। और बेटा, यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि नियति का खेल है कि धर्मेश केवल मोची का बेटा नहीं बल्कि राजवंश का हिस्सा है। अब तुम्हारी इस सोच ने हमें भी नीचा दिखा दिया है। हम अपनी आजीविका के लिए सड़कों पर तमाशा करते हैं। तुम्हारी माँ नाचती है, तुम्हारा भाई ढोल बजाता है और मैं करतब दिखाता हूँ। ये सब करने के बाद भी हमारा सम्मान इनसे कम नहीं है। और तुमने इनके लिए मिट्टी के बर्तन लाए तो हमारे लिए क्या सोच रखा है? कहो बेटी, आज तुम्हारे इस व्यवहार का उत्तर दो। राजा प्रताप सिंह की बातों ने राजकुमारी को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह अपने सास ससुर के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर माफी मांगने लगी। उसने अपने पति से भी हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझे जो स्नेह और अपनापन दिया, मैंने उसका कभी मूल्य नहीं समझा। अब मैं आपके हर रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। धर्मेश और उसके माता पिता ने राजकुमारी को सच्चे दिल से माफ कर दिया। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े स्नेह और आदर से रहना शुरू किया। उनके दिन अब खुशियों से भर गए। विजयगढ़ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह एक अत्यधिक प्रभावशाली शख्सियत थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन सबसे छोटी रानी, जिसका नाम चीकू रानी था, वह बाकियों से बिल्कुल भिन्न थी। चीकू रानी का कद 5 फुट से अधिक नहीं था, बल्कि उससे भी कम ही था। हालांकि उसके व्यक्तित्व की चमक बाकी रानियों से कम नहीं थी। महाराज के जीवन में चीकू रानी का महत्व सबसे अधिक था और यही बात अन्य रानियों को खटकती थी। वे सोचती थी कि चीकू रानी में ऐसा क्या विशेष है जो उन्हें इतना महत्व दिया जाता है। लंबाई भी कम है और महाराज के जीवन में वह सबसे बाद में आई है, फिर भी राजा उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? असल में चीकू रानी में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो केवल महाराज ही जानते थे। चीकू रानी के महाराज के जीवन में आने का भी एक रहस्यमयी कारण था। एक बार महाराज शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार का पीछा करते करते वह जंगल में गहरे जा पहुंचे। तभी एक दूसरे शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ गए सैनिक स्तब्ध रह गए। तभी दूर से एक हंसिया उड़ता हुआ आया और सीधे शेर की गर्दन पर जा लगा। शेर वहीं ढेर हो गया। ये देख सभी लोग चौंक गए कि यह कैसे हुआ। तभी सभी ने देखा कि एक सफेद घोड़े की पीठ पर एक युवती बैठी हुई थी, जिसने महाराज की जान बचाई थी। वह युवती धीरे धीरे महाराज के करीब आई और महाराज ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, हे देवी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके ऋणी हो गए हैं और यह ऋण चुकाना चाहते हैं। आप हमसे जो चाहे मांग सकती है। युवती ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे 3 वचन देंगे तो मैं कुछ मांग सकती हूँ, लेकिन वचन देकर मुकरना मत। महाराज ने कहा, ऐसी मूर्खता अगर कोई और करता तो हम कभी क्षमा नहीं करते, लेकिन आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपकी इस गलती को माफ करते हैं। हम वचन देते हैं। युवती ने कहा, पहला वचन यह है कि आप अपने सैनिकों को हमसे दूर भेजें ताकि हमारी बातचीत कोई न सुन सके। महाराज ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और वे वहां से दूर चले गए। महाराज ने कहा, अब बताओ दूसरा वचन क्या है? युवती बोली, महाराज, मेरा नाम चीकू है और मुझे खाने में चीकू बहुत पसंद है। मेरी पहली मांग ये है कि आप अपने राज्य में मेरे लिए एक चीकू का बाग लगवाएं। महाराज ने कहा, ठीक है, ये मांग हमने मान ली। अब दूसरी मांग बताओ। युवती ने कहा, मुझे आपसे विवाह करना होगा। महाराज को यह सुनकर थोड़ा क्रोध आया, लेकिन दिए गए वचन के कारण वह चुप रहे। उन्होंने सोचा कि विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। युवती सुंदर है और लंबे कद की है। फिर महाराज ने तीसरी मांग के बारे में पूछा। युवती ने कहा, तीसरी मांग मेरी यह है कि आप कभी भी मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछेंगे। महाराज ने युवती की ओर देखा और सोचने लगे कि विवाह में कोई समस्या नहीं है। राजाओं के लिए तो कई विवाह करना भी सामान्य बात है। फिर कुछ विचार कर उन्होंने सैनिकों को बुलाया और विवाह की तैयारी का आदेश दिया। सैनिकों को महाराज की बात पर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि
कि यह युवती राजा के योग्य नहीं है, फिर भी महाराज उससे विवाह करने को तैयार है। जंगल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि किसी भी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से सवाल कर सके। राजा ने उसी जंगल में युवती से विवाह कर लिया और अपने राज्य की ओर लौटने लगे। जब राजा अपनी नई रानी और सैनिकों के साथ राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो महल में तुरंत खबर भेजी गई कि महाराज अपनी नई रानी के साथ महल की ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही दोनों रानियां सुजाता और माधवी बेहद हैरान हो गईं। उनके मन में सवाल उठने लगे कि महाराज युद्ध के लिए तो गए नहीं थे, तो क्या जंगल में किसी जंगली से विवाह करके लौट रहे हैं। दोनों रानियों के मन में तरह तरह की अटकलें चलने लगी। वो सोचने लगी, आने वाली रानी कैसी होगी, कहीं बहुत सुंदर और गुणवान तो नहीं होगी, कहीं महाराज सिर्फ उसी के होकर ना रह जाए। इन्हीं विचारों के साथ दोनों रानियां अपनी अपनी दासियों के साथ महाराज और नई रानी के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। कुछ समय बाद महाराज अपनी नई रानी के साथ महल के द्वार पर पहुंचे। राज्य की जनता भी द्वार के बाहर इकट्ठी हो गई। सब लोग महाराज और नई रानी की जय जयकार कर रहे थे। जब नई रानी चीकू रानी बाहर आई, तो लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। महाराज ने किसे विवाह कर लिया है? यह तो साधारण सी दिखने वाली युवती है। कुछ लोग बोले, क्या पता महाराज ने किसी विशेषता के कारण ही इसे चुना हो, वरना वे भला ऐसी साधारण दिखने वाली युवती से क्यों विवाह करते। इसी बीच भीड़ में खड़ी एक महिला बोली, तुम लोग बेकार की बातें कर रहे हो। रानी लंबी तो नहीं है, लेकिन सुंदर और तेजस्वी लगती है। मुझे तो नई रानी बेहद सुंदर लग रही है, जैसे कोई देवी का अवतार हो। दूसरे लोग बोले, हाँ सच में, कुछ लोग बेकार में आलोचना करते हैं। हमारी नई रानी के चेहरे पर जो तेज है, वह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। महल के द्वार पर दोनों बड़ी रानियां सुजाता और माधवी आरती का थाल सजाए हुए खड़ी थी। जब उन्होंने नई रानी चीकू रानी को देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों ने आपस में कहा, अरे ये महाराज को क्या हो गया है, एक नाटी और साधारण दिखने वाली युवती से विवाह कर लिया। क्या महाराज की मति मारी गई थी? फिर उन्होंने सोचा, चलिए हमारे लिए तो यह अच्छा ही है। अगर नई रानी हमसे अधिक सुंदर होती तो महाराज हमें कोई महत्व ही नहीं देते। शायद महाराज ने इस नाटी पर दया कर इसे अपना लिया है। जब महाराज और नई रानी का स्वागत हो गया, तो महाराज ने नई रानी का परिचय दोनों रानियों से करवाया। यह बड़ी रानी सुजाता है और यह छोटी रानी माधवी। आपसे अब और छोटी रानी जी को रानी है। इन्होंने हमारी जान बचाई है। एक शेर से टकराकर भी इन्होंने बहादुरी से हमारी रक्षा की। चीकू रानी ने दोनों बड़ी रानियों के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वह उनके पांव छूने के लिए झुकी, एक अजीब सी लहर सी उठी, जिससे सुजाता रानी चौंक गई। उन्होंने चीकू रानी की ओर थोड़े हैरान नजरों से देखा, लेकिन चीकू रानी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनी रही। फिर जब चीकू रानी ने माधवी के चरण स्पर्श किए, तो कुछ ऐसा ही अनुभव माधवी को भी हुआ। उसके बाद भी चीकू रानी के चेहरे पर वही शांत और सौम्य मुस्कान बरकरार रही। सभी औपचारिकताओं के बाद चीकू रानी को उनके कमरे तक ले जाया गया। कमरे में जाने से पहले महाराज उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए थे। महाराज ने हाथ जोड़कर चित्रों के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, माताजी, यह आपकी नई बहू है। इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज इसने मेरी जान बचाई है। चीकू रानी ने चित्रों के सामने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही उन्होंने चित्रों की ओर देखा, उन्हें लगा कि बड़े महाराज और राजमाता की आंखों में आंसू है, जो महाराज के हाथ पर गिर पड़े। महाराज हैरान रह गए कि यह पानी की दो बूंदें कहां से आई। दूसरी ओर चीकू रानी चित्रों की ओर देखते हुए ऐसा महसूस कर रही थी मानो वे उन्हें कोई आश्वासन दे रही हो। पिताजी, माताजी, अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। भूतकाल में जो कुछ हुआ, उसका हिसाब दोषियों को चुकाना होगा। आपकी बेटी यह वचन देती है। महाराज ने उदास मन से कहा, ना जाने राजमाता और पिताजी हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए। अभी तो हमें उनकी बहुत जरूरत थी। वे हमारा मार्गदर्शन करते। अब हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। चीकू रानी ने कहा, महाराज उदास मत होइए। एक दिन सभी को जाना होता है।
कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से। ये सच है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आपको अधिक दुखी किया है? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। आपको कैसे पता चला कि राजमाता और पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी? चीकू रानी थोड़ी संभल कर बोली, महाराज, मैंने तो बस अनुमान लगाया। आपने कहा कि वे हमें जल्दी छोड़ गए तो मैंने यही समझा। इसके बाद दासियों ने चीकू रानी को उनके कमरे तक पहुंचाया। जो दासियां उनके साथ थी वे लगभग उनकी ही उम्र की थी और आपस में कानाफूसी कर रही थी। रानी कितनी छोटी कद की है, देखने में भी साधारण है, हमसे मिलती जुलती है। महाराज को इनमें क्या पसंद आया? इन बातों को सुनकर चीकू रानी हल्के से मुस्कुरा दी। केदार सिन्हा चीकू रानी को उनके कमरे में छोड़कर वापस चले गए। वहां एक और दासी मौजूद थी जो भी उनकी उम्र की ही थी। उसने चीकू रानी का स्वागत किया और बोली, छोटी रानी जी, आप बहुत सुंदर है, बड़ी रानियों से भी अधिक। चीकू रानी ने हंसकर कहा, तुम भी तो सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? दासी ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं कहाँ सुंदर हूँ, गरीब लोग भी सुंदर हो सकते हैं क्या? चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? जिसका मन सुंदर होता है उसका तन भी सुंदर होता है, लेकिन मन की सुंदरता सबको दिखाई नहीं देती, लोग तो सिर्फ बाहरी सुंदरता देखते हैं। दासी बोली, वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। मेरा नाम उषा है। चीकू रानी ने कहा, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। उषा ने फिर चीकू रानी के कमरे की सफाई शुरू कर दी। महल में चीकू रानी को आए हुए कुछ दिन हो गए थे। जिस दिन वह महल में आई उसी दिन सेनापति ने महाराज को सूचना दी कि इस बार राज्य में फसल अच्छी हुई है, बुआई सही समय पर हुई और फसल पूरी आई है। महाराज ने इसका श्रेय चीकू रानी के आगमन को दिया और कहा, चीकू रानी के कदम महल में पड़े हैं तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, वरना पिछले कई वर्षों से बारिश भी ठीक नहीं हो रही थी, जिससे फसल अच्छी नहीं होती थी और किसानों की कर्ज की मांग बढ़ जाती थी। महाराज अब चीकू रानी के विवेक और बुद्धिमानी से भी प्रभावित होने लगे। अब तो वह राजनीतिक मामलों में भी उनसे सलाह लेने लगे। उधर बड़ी रानियां सुजाता और माधवी ईर्ष्या से जलने लगी। उन्हें लगने लगा कि यह नई रानी जादूगरनी है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तभी महाराज इस पर इतना मोहित हो गए हैं। दोनों बड़ी रानियां हर वक्त चीकू रानी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन वह हर बार नाकामयाब हो जाती। उन्हें यकीन हो गया कि इस नई रानी ने महाराज पर जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है। दोनों रानियां सोचने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी, राजा की नजरों में हमारी कद्र घटती जा रही है। इस नई रानी ने, जो खूबसूरत भी नहीं है, महाराज को हमसे दूर कर दिया है। दोनों ने चीकू रानी को रास्ते से हटाने की साजिश रचने का फैसला किया। रात का समय था और महल में सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आज महाराज भी चीकू रानी के कमरे में ही थे। महाराज तो गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन चीकू रानी को नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आई जो रानी के कानों में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी के कदमों की आहट हो। रानी ने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। चीकू रानी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई और महल के गलियारे में दबे पांव चलने लगी। तभी फिर से वह आवाज सुनाई दी और इस बार रानी ने देखा कि मछली रानी के कमरे से कोई बाहर निकल रहा है। ये कौन है? रानी ने खुद से कहा। ये तो मछली रानी है, लेकिन ये आधी रात को कहां जा रही है? मछली रानी गलियारे से होते हुए बगीचे की तरफ बढ़ने लगी और चीकू रानी भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। जैसे ही मछली रानी बगीचे में पहुंची, दूसरी तरफ से सेनापति आता दिखाई दिया। मछली रानी झट से उसके गले लग गई और काफी देर तक यूं ही लगी रही। उसके बाद दोनों बगीचे से होते हुए बावड़ी की ओर बढ़ गए। चीकू रानी ने चुपचाप उनका पीछा किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे चीकू रानी पहले से ही सब कुछ जानती हो और सिर्फ इसकी पुष्टि करना चाहती हो। रानी माधवी और सेनापति बावड़ी के अंदर जाकर गायब हो गए। चीकू रानी ने उन्हें देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां कई दरवाजे थे और चारों तरफ अंधेरा था। काफी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं दिखा। चांद की हल्की सी रोशनी में बस दरवाजे ही नजर आ रहे थे, लेकिन दीवारों और पेड़ों की परछाइयों के कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे किस दरवाजे के अंदर गए हैं।
चीकू रानी ने सोचा, आज नहीं तो कल इस बात का सच सामने आ ही जाएगा जो राजमाता ने मुझे बताया है। लेकिन पूरी सच्चाई जानकर महाराज को इस षड्यंत्र के बारे में बताना जरूरी है। यही सोचते हुए चीकू रानी अपने कक्ष में लौट आई और सोने की कोशिश करने लगी। महाराज गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सोते हुए महाराज की ओर देखती रही और सोचती रही, महाराज कितने सीधे सादे और भरोसेमंद है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या बुरा हो चुका है और अभी भी हो रहा है। मैं यहाँ सिर्फ इस बुराई को रोकने आई हूँ। किसी के आंसू ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। जानते हैं महाराज वह कौन है? रानी ने मन ही मन सोचा। लेकिन आप कैसे जानेंगे? आपको तो बस यही लगता है कि राजमाता मर चुकी है। नहीं महाराज, राजमाता मरी नहीं है, वह अब भी जीवित है। अगले दिन सुबह चीकू रानी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह से राजमाता और बड़े महाराज की मृत्यु के बारे में पूछा। महाराज, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पिताजी, महाराज की मृत्यु कैसे हुई? हाँ छोटी रानी, हम बताते हैं, महाराज ने कहा। पिताजी, महाराज ने जब राज्य का सारा कामकाज मुझे सौंप दिया तो उनके जीवन में करने को कुछ खास नहीं रहा। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। राज्य का कार्यभार संभालते हुए भी वे अक्सर शिकार पर जाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने सारा भार मुझे सौंप दिया तो उनका शिकार पर जाना और भी बढ़ गया। एक दिन पिताजी महाराज शिकार के लिए निकले। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन किसी कारणवश वे शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए काफी दूर निकल गए और सभी सैनिक पीछे रह गए। जंगल बहुत घना था और सैनिक उन्हें ढूंढ नहीं पाए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन महाराज का कहीं पता नहीं चला। रात में घने जंगल में खोज करना बहुत कठिन हो गया, तो सेनापति और सैनिकों ने जंगल के बाहर डेरा डाल दिया ताकि सुबह होते ही उनकी तलाश की जा सके। सुबह होते ही फिर से खोज शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद जंगल में एक शव मिला। उसकी स्थिति बेहद भयानक थी। जंगली जानवरों ने शव को बहुत बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया था। पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन शव पर महाराज जैसे वस्त्र थे और हाथ में महाराज की खानदानी अंगूठी थी। उस वक्त ऐसा ही लगा था कि वह शव महाराज का ही था, जिसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराज के शव को राज्य में लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटी रानी, उस समय हम पूरी तरह टूट चुके थे। पिताजी महाराज के निधन के बाद ऐसा लगा जैसे हम अनाथ हो गए हैं। फिर राजमाता ने हमें समझाया, बेटा, अब तुम राजा हो। एक राजा पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। अगर तुम खुद को इस दुख की आग में झोंक दोगे तो राज्य का क्या होगा? जैसे तुमने अपने पिता को खोया है, वैसे ही हमने अपने सुहाग को खोया है। हम भी तो अकेले हो गए हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी तुम पर ही है। हम बूढ़े हो चुके हैं और अब हमसे ज्यादा कष्ट सहा नहीं जाता। लेकिन सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए हमने खुद को संभाल रखा है। इसके बाद हमारे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया। पिताजी महाराज के जाने के बाद राजमाता ने हमें सहारा दिया था, लेकिन जब राजमाता का निधन हुआ तो हमें लगा कि यह जीवन बेकार है। फिर हमें राजमाता की बातें याद आईं कि राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए होता है। प्रजा की सुख दुख सब राजा के होते हैं। अगर राजा खुद दुख में रहेगा तो प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? यही सोचकर हमने फिर से अपने राज्य के कार्यों में खुद को झोंक दिया। छोटी रानी ने फिर पूछा, और राजमाता की मृत्यु कैसे हुई महाराज? महाराज ने कहा, राजमाता एक अत्यधिक पूजा पाठ करने वाली महिला थी। एक दिन राज्य के मंदिर में आग लग गई। आग बहुत भयानक थी और बहुत प्रयासों के बाद भी उसे बुझाया नहीं जा सका। मंदिर के अंदर पुजारी, राजमाता और उनकी 3 दासियां थी। आग में पुजारी और राजमाता का शव तो मिला, लेकिन दासियों का कोई पता नहीं चला। लेकिन महाराज, आपको कैसे पता चला कि वह शव राजमाता का ही था? छोटी रानी ने पूछा। महाराज ने कहा, छोटी रानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हम अपनी माँ को, अपनी राजमाता को नहीं पहचान सकते? शव पर वही वस्त्र थे जो राजमाता ने पहने हुए थे और उनके हाथ में खानदानी मुद्रिका थी। छोटी रानी ने पूछा, क्या उस वक्त मंदिर में और कोई नहीं था? मेरा मतलब, राज्य के लोग भी तो मंदिर जाते होंगे? महाराज ने जवाब दिया, नहीं,
वह मंदिर केवल राजघराने के लिए था, किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। राजमाता के जाने के बाद हम बहुत व्याकुल हो गए थे, पूरी तरह से अनाथ महसूस कर रहे थे। पिताजी महाराज के जाने के बाद राजमाता ने हमें संभाल लिया था, लेकिन उनके जाने के बाद हमें लगा कि यह जीवन व्यर्थ है। फिर हमें राजमाता की बातें याद आईं कि राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए होता है। अगर राजा खुद दुख में रहेगा तो प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? यही सोचकर हमने फिर से राज्य के कार्यों में खुद को व्यस्त कर लिया। महाराज ने फिर कहा, अब काफी समय हो गया है हमें यहाँ आए हुए। हमारा चीकू का बगीचा तो तैयार हो गया होगा? छोटी रानी ने पूछा। महाराज, आपने चीकू का बाग ही क्यों लगाया? कोई और फल क्यों नहीं? महाराज ने जवाब दिया। छोटी रानी, मुझे चीकू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा हम फलों में सबसे ज्यादा चीकू ही खाते हैं। बातों में काफी समय बीत गया था। महाराज ने कहा, आज राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह भी आने वाले हैं। उनके गुरु ने उन्हें शिक्षा पूर्ण करा दी है। हाँ, बड़ी रानी महारानी सुजाता के और हमारे पुत्र अधिराज प्रताप सिंह और मछली रानी माधवी और हमारे दूसरे पुत्र शोभित राज सिंह भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ है। उसकी भी शिक्षा अब बस 4 साल की बची है। महाराज ने कहा, छोटी रानी, राजकुमार के स्वागत की तैयारी करिए। आप तो उनकी छोटी माँ है। जी को रानी बड़ी रानियों के पास जाती है, लेकिन बड़ी रानी सुजाता नहीं दिख रही थी, केवल मछली रानी माधवी नजर आ रही थी। छोटी रानी ने पूछा, बड़ी दीदी, छोटी दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मछली रानी ने कहा, मंजली दीदी बगीचे में फूल चुनने गई है। राजकुमार अधिराज आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए फूल चुनने गई है। महाराज ने बताया। दीदी, मैं भी बगीचे में चलूं, फूल चुनने में मदद करूं या फिर कुछ और काम कर दूं? बड़ी रानी ने सोचा, आज इसे लड्डू बनवा कर देखती हूं, बड़ी होशियार बनती है। छोटी रानी बोली, हाँ दीदी, हम लड्डू बनवा देंगे। बड़ी रानी सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं और इसने कैसे सुन लिया? कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं है? छोटी रानी ने कहा, नहीं दीदी, हम जादूगरनी नहीं है। हमें तो लगा कि लड्डू तो बनते ही है जब कोई अपना आता है या अतिथि आता है। हे भगवान, इसने फिर से मेरे मन की बात जान ली। सुजाता रानी घबराकर चीकू रानी से कहती है, छोटी रानी, बगीचे की तरफ जाइए। चीकू रानी बगीचे की तरफ जाती है, लेकिन वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता। पूरा बगीचा घूमने के बाद एक दासी फूल तोड़ती दिखाई देती है। चीकू रानी दासी से पूछती है, मछली दीदी कहाँ है? दासी जवाब देती है, रानी जी, अभी तो यही थी, मालूम नहीं अब कहाँ चली गई है। हो सकता है बावड़ी की तरफ गई हूँ। चीकू रानी कहती है, ठीक है, तुम फूल तोड़ो, मैं देखती हूँ। चीकू रानी पुरानी बावड़ी की तरफ जाती है, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वापस बगीचे की ओर लौटते समय उन्हें कुछ आवाजें और आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बावड़ी के नीचे की ओर जाती है, जहाँ कई दरवाजे हैं जो सभी बंद है। वे हर दरवाजे को देखती है, सब बंद दिखते हैं, जैसे बहुत समय से खोले नहीं गए हों। लेकिन एक छोटे दरवाजे के बाहर कुछ चिंताजनक कदमों के निशान नजर आते हैं, जो दरवाजे तक जाने के हैं पर लौटने के नहीं। चीकू रानी दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी पीछे से वही दासी आ जाती है और कहती है, छोटी रानी जी, चलिए, राजकुमार आते होंगे। महल में राजकुमार अधिराज के स्वागत की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। चीकू रानी ने बड़ी रानी के साथ मिलकर लड्डू भी बनवा दिए थे। वैसे तो इतनी दासियां थी लड्डू बनाने के लिए, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए खुद ही सब करना चाहता है। चीकू रानी कहती है, मछली दीदी, हम तो आपको बगीचे में देखने गए थे, लेकिन वहां आपको कहीं नहीं देखा। मछली रानी कहती है, छोटी, तुम क्यों देखने आई थी हमें? चीकू रानी कहती है, बस यूं ही दीदी, हमने सोचा कि आपके साथ फूल चुनवा देंगे। और वे गहरी नजरों से माधवी की तरफ देखती है, लेकिन इस समय मछली रानी का चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर कोई भाव नहीं थे। तभी बाहर से जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगती है। बड़ी रानी कहती है, लगता है मेरा पुत्र आ गया। चीकू रानी कहती है, हाँ दीदी, राजकुमार की जय जयकार हो रही है। तभी चीकू रानी को फूलों की टोकरी लेकर आती हुई एक दासी दिखाई देती है, लेकिन यह दासी तो पहले कभी राजमहल में नहीं देखी।
चीकू रानी अपने मन में सोचती है, ये कौन है? दासी पास आकर माधवी से पूछती है, छोटी रानी जी, ये फूलों की टोकरी कहाँ रख दूं? माधवी रानी बोलती है, शन्नो, अब हम छोटी रानी नहीं है, अब हम मछली रानी है। छोटी रानी तो ये है, चीकू रानी। शन्नो चीकू रानी की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अभिवादन करती है। चीकू रानी शन्नो की तरफ गहरी नजर से देखते हुए पूछती है, मछली रानी, ये कौन है? मछली रानी कहती है, ये शन्नो है, हमारी सेविका। ये हमारे विवाह के समय से हमारे साथ है, क्योंकि ये हमारे मायके से हमारे साथ आई थी। चीकू रानी देखती है कि शन्नो बहुत ही खूबसूरत दासी है, लेकिन उसके मस्तक पर एक काला निशान है। चीकू रानी कहती है, शन्नो, तुम्हारे मस्तक पर यह काला निशान क्या है? शन्नो कहती है, कुछ भी तो नहीं रानी जी। माधवी और शन्नो दोनों एक साथ कहती है, कुछ भी नहीं है। चीकू रानी फिर भी सोचती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे कुछ काला सा निशान था शन्नो के माथे पर। तभी बड़ी रानी बोलती है, अच्छा चलो जल्दी करो, राजकुमार आते होंगे। सभी राजकुमार के स्वागत के लिए महल के दरवाजे की तरफ चल देती है। महाराज पहले से ही सेवकों के साथ राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी सेनापति के रथ के पीछे राजकुमार का रथ दिखाई देता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। राजकुमार को काफी दिनों बाद देखकर रानी सुजाता तो कुछ ज्यादा ही व्याकुल है अपने पुत्र को गले लगाने के लिए। राजकुमार रथ से उतरते हैं और महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। पिताजी प्रणाम। महाराज कहते हैं, खुश रहो पुत्र, आयु, यश और बल प्राप्त हो। और राजकुमार अधिराज को गले लगाते हैं। फिर राजकुमार अपनी माता सुजाता के चरण स्पर्श करते हैं। प्रणाम माताश्री। माँ अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, मेरा पुत्र यशस्वी हो, किसी की भी नजर इस पर ना लगे। और अपने गले से काजल का टीका लगाते हुए कहती है, अपनी छोटी माँ को भी प्रणाम करो। राजकुमार माधवी को प्रणाम करते हैं और माधवी आशीर्वाद देते हुए बोलती है, पुत्र, अब हम तुम्हारी छोटी माताश्री नहीं है। क्या बात है, अब हम तुम्हारी मछली माता हो गए हैं। राजकुमार ने हैरानी से माधवी की ओर देखा। रानी माधवी ने कहा, पुत्र, यह छोटी रानी है, चीकू रानी, और आपकी छोटी माताश्री। राजकुमार झुककर माधवी के पैर छूते हुए बोले, प्रणाम छोटी माताश्री। चीकू रानी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, देवता बनो, अच्छे इंसान बनो, सबका भला करो और हमें सिर्फ छोटी माँ ही बोलो, रानी नहीं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बहुत सुंदर है छोटी माँ, और बहुत अच्छी भी है। मछली रानी ने हल्का सा मुंह बनाया, जैसे कि राजकुमार के तारीफों के पुल बांधने से उन्हें कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। तभी शन्नो, जो फूलों की टोकरी लेकर खड़ी थी, बोल पड़ी, अरे, रानी जी ने अभी तक राजकुमार को फूलों का हार नहीं पहनाया है। सुजाता रानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे हाँ, जल्दी से हार लाओ। शन्नो ने टोकरी आगे बढ़ाई और रानी सुजाता ने उसमें से हार उठाकर राजकुमार को पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी टोकरी में से एक काला नाग निकलकर राजकुमार के पैरों के पास गिर पड़ा। जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसने वाला था, चीकू रानी ने फुर्ती से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। सभी के दिलों की धड़कनें रुक सी गई और महारानी सुजाता तो रोने ही वाली थी। उन्होंने तो मानो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को खोते हुए देख लिया था। वह चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू भरे हुए, और बोली, चीकू रानी, आपने तो अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे पुत्र की जान बचाई है। चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बड़ी रानी, आप ये क्या कह रही हैं? राजकुमार भी तो मेरा पुत्र है। हमने तो सिर्फ एक माँ का कर्तव्य निभाया है, कोई उपकार नहीं किया। महाराज भी प्रशंसा भरी नजर से चीकू रानी की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, अब सब अंदर चलो। महाराज के आदेश पर सभी राजमहल के अंदर लौट गए। आज महल में राजकुमार के स्वागत के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। तीनों माताएं अपनी अपनी पसंद का खाना राजकुमार को बड़े प्यार से खिला रही थी। भोजन के अंत में लड्डू लाए गए। जब राजकुमार ने लड्डू खाए तो बोले, अरे वाह माताश्री, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। रानी सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये चीकू रानी ने बनाए हैं, बड़े प्यार से बनाए हैं। चीकू रानी की ओर देखते हुए
महारानी सुजाता ने महसूस किया कि आज चीकू रानी कुछ ज्यादा ही सुंदर और ताजा लग रही है। ये सब रानी सुजाता के दिल में चीकू रानी के प्रति सकारात्मक भाव के कारण हो रहा था। राजकुमार ने लड्डू खाकर कहा, छोटी माँ, आपने तो बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए, आप बहुत अच्छी हैं। माधवी ने तुरंत बोल पड़ी, अरे वाह, हमें तो कभी अच्छा नहीं कहते राजकुमार। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मंजली माँ, आप भी बहुत अच्छी हैं। भोजन समाप्त होने के बाद जब सभी अपने अपने कक्ष में चले गए तो चीकू रानी सोचने लगी, फूलों की टोकरी में सांप होना कोई साधारण बात नहीं है, इसमें कुछ न कुछ गहरी चाल छिपी है। कहीं किसी ने राजकुमार अधिराज को मारने का षड्यंत्र तो नहीं रचा। चीकू रानी ने तय किया कि आज महाराज तो राजकुमार के साथ व्यस्त रहेंगे, इसलिए मैं अपने आवश्यक कार्यों को पूरा कर लेती हूँ। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण समय है। तभी महाराज आ गए और बोले, छोटी रानी, आज तुम अपने माता पिता से मिल आओ। महाराज ने पूछा, चीकू रानी, क्या तुम अपने माता पिता से मिलवाओगी? चीकू रानी ने कहा, महाराज, आपने विवाह के समय कहा था ना कि आप हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। महाराज ने कहा, लेकिन छोटी रानी। चीकू रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समय आने पर हम सब कुछ स्वयं ही आपको बता देंगे। महाराज ने कहा, ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बहुत समझदार हैं। चीकू रानी ने महाराज से पूछा, क्या हम जा सकते हैं? महाराज ने कहा, हाँ, आप जा सकती हैं, लेकिन संध्या तक वापस आ जाइए। इसके बाद चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली जाती है। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले एक जाति के मुखिया थे, लेकिन चीकू रानी उनकी असली संतान नहीं थी। उन्हें तो चीकू रानी जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी और उनके पीछे एक विचित्र कहानी थी। चीकू रानी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। चीकू रानी जंगल में अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है, जहां उनका स्वागत होता है। जब चीकू रानी अपने माता पिता से मिलती है तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखती है। वह अपने पिता से पूछती है, बाबा, अब आपकी सेहत कैसी है? उनके पिता मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, पुत्री, मेरी सेहत में काफी सुधार है। अब आंखें भी धीरे धीरे ठीक से खुलने लगी है और थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देने लगा है। भूख भी लगने लगी है और अपने आप उठने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जो फल चाहिए वह यहाँ नहीं मिलता और उसी फल से ही सेहत में इतना सुधार हुआ है। अब वह फल कहाँ से लाएंगे? कैसे इंतजाम होगा? चीकू रानी आश्वासन देती है, बाबा चिंता मत कीजिए, जल्द ही उस फल की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसका बगीचा तैयार हो रहा है। माँ जी को रानी की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी, हमें तो उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम हमें मिली हो, नहीं तो हम तो संतान विहीन ही मर जाते। चीकू रानी हल्की हंसी के साथ कहती है, माँ, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। अच्छा हो या बुरा, मेरा आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, इसलिए मैं आपकी बेटी बनकर ही आती, किसी न किसी तरह। फिर वह आगे कहती है, माँ, अब मैं उनसे मिलूं, शाम तक मुझे वापस भी जाना है। महाराज ने लौटने का समय भी तय किया है और आज राजकुमार भी महल में है। माँ जवाब देती है, ठीक है बेटी, जाओ उनसे मिल लो। चीकू रानी जब कुटिया के अंदर प्रवेश करती है तो वह चारपाई पर लेटी राजमाता को देखकर खुश होती है कि इतनी बीमारी के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी तेजस्विता और शांति है। चीकू रानी राजमाता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है। राजमाता भी आशीर्वाद देती है, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में हल्का सा पानी आ जाता है। चीकू रानी उनके पास बैठकर कहती है, राजमाता, आप दुखी मत होइए, आपके कष्टों का समय अब समाप्त होने वाला है, बहुत जल्दी आप राजमहल वापस जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। राजमाता के चेहरे पर हल्की लेकिन दुख भरी मुस्कान उभर आती है। चीकू रानी उन्हें बताती है, राजमाता, आपके पौत्र अधिराज सिंह गुरुकुल से लौट आए हैं, अब उन्हें शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य के पास जाना होगा। यह सुनकर राजमाता की मुस्कान गहरी हो जाती है और उनके चेहरे की पीड़ा कुछ कम हो जाती है। राजमाता अपने छोटे बेटे सुमित्रा के बारे में पूछती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता, उनकी सुरक्षा में अभी समय लगेगा, उनसे तो हम अभी तक मिले भी नहीं है। फिर वह पूछती है, राजमाता, आपकी सेहत कैसी है? भूख तो लगती है ना?
आप फल आदि ठीक से खा रही है ना? राजमाता बहुत धीरे से जवाब देती है। हाँ पुत्री, अब मैं ठीक हूँ। चीकू रानी मुस्कुराते हुए कहती है, राजमाता आप चिंता मत कीजिए, चिंता तो चिता के समान होती है, आप जानती है ना? राजमाता जवाब देती है, हाँ पुत्री, मैं जानती हूँ। तभी वेद जी आते हैं। चीकू रानी उन्हें प्रणाम करती है। वेद जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो पुत्री, सदा सुखी रहो। चीकू रानी उनसे पूछती है, वेद जी, इन्हें पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा? वेद जी जवाब देते हैं, इन्हें ठीक तो हो गई है, लेकिन कोई मन की पीड़ा है जो इन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं होने दे रही है। चीकू रानी कहती है, जी, अपने परिवार से दूर होना ही सबसे बड़ा गम है। वेद जी सहमति जताते हुए कहते हैं, ये बात तो सही है पुत्री। फिर चीकू रानी विदा लेते हुए कहती है, वेद जी, हमें जल्दी जाना होगा, कोई और बात तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता? वेद जी कहते हैं, नहीं पुत्री, बस इन्हें नियम से फल खिलाते रहो, ये जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। चीकू रानी वेद जी को प्रणाम करती है। वेद जी फिर से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुखी रहो पुत्री। चीकू रानी राजमाता से विदा लेकर जल्दी महल लौट जाती है। चीकू रानी ने राजमाता से विदा लेते समय वादा किया कि वे उन्हें जल्द ही राजमहल में वापस ले आएंगी। चीकू रानी ने कहा, राजमाता, अब हमें चलना होगा, आप अपना ख्याल रखिए। राजमाता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है पुत्री, आप भी अपनी देखभाल करना। 2 दिन बाद चीकू रानी के कक्ष में महाराज ने पूछा, छोटी रानी, आपके माता पिता कैसे हैं? चीकू रानी ने उत्तर दिया, महाराज, वे ठीक हैं। महाराज ने कहा, अगर आपकी इच्छा होती तो आप और रुक सकती थी। चीकू रानी ने जवाब दिया, महाराज, मैं सभी से मिल चुकी हूँ, अब यहाँ रहना आवश्यक है। महाराज ने कहा, हाँ छोटी रानी, आपके बिना हमें अजीब सा लग रहा है, आप पर ऐसा जादू है कि हमारी स्थिति बदल गई है। चीकू रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमने कोई जादू नहीं किया, यह आपकी उदारता है जो हमें सम्मान देती है। महाराज ने फिर कहा, नहीं छोटी रानी, आप इस मान की पूरी हकदार हैं। जब से आप हमारे पास आई है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर फैली है। चीकू रानी ने जिज्ञासावश पूछा, महाराज, ये बावड़ी के चारों ओर इतने सारे दरवाजे क्यों हैं? मैंने कभी इतनी बड़ी बावड़ी नहीं देखी। महाराज ने बताया, ये दरवाजे हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से बनवाए थे ताकि अगर कोई शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण करे तो महल की महिलाएं सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। चीकू रानी ने पूछा, इन दरवाजों से सुरक्षा कैसे संभव है? महाराज ने जवाब दिया, इन दरवाजों के भीतर गुप्त मार्ग है, जिनमें से कुछ दरवाजे भोजन के कमरे में खुलते हैं और कुछ के पीछे सुरंगें हैं जो राज्य की सीमाओं के जंगलों में खुलती है। सुरक्षा की दृष्टि से ये गुप्त मार्ग केवल विशेष स्थानों पर खुलते हैं। चीकू रानी ने कहा, महाराज, यह सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है। महाराज ने कहा, हाँ छोटी रानी, आज शाम को राजमहल में उत्सव का माहौल है। युवराज के आगमन की खुशी में मंच पर विभिन्न कला प्रदर्शन चल रहे थे। कोई गाने, कोई नृत्य, कोई बाजीगरी और कोई कठपुतली का खेल दिखा रहा था। इसी बीच मछली रानी माधुरी की तबीयत खराब हो गई और वह अपने दासी सन्नों के साथ उठकर चल पड़ी। कुछ समय बाद चीकू रानी ने सेनापति को भी जाते हुए देखा। चीकू रानी ने सोचा कि आज उसे इन रहस्यों का पता लगाना है। वह चुपचाप उनका पीछा करती है। गलियारे में चलते हुए उन्होंने एक परछाई देखी जो बावड़ी की ओर जा रही थी। उन्होंने परछाई का पीछा करते हुए देखा कि दूसरी परछाई भी वहीं जा रही थी। दोनों परछाइयां एक साथ बावड़ी की ओर बढ़ गईं। चीकू रानी ने दोनों परछाइयों का पीछा किया और देखा कि वे एक गुप्त दरवाजे के पीछे चले गए। अब चीकू रानी के मन में यह विचार था कि यह निश्चित रूप से सेनापति और मछली रानी का रहस्य है। वह सोचती है कि आज तो उसे इन दोनों के छुपकर कहीं जाने के रहस्यों का पता लगाना है। तभी उन दोनों की परछाइयां चीकू रानी की नजरों से ओझल हो जाती है। चीकू रानी को पहले तो समझ नहीं आता कि वे कहां चले गए, लेकिन फिर उसकी नजर दीवार पर बने चित्र पर जाती है। चित्र पर एक विशेष आकृति बनी हुई थी जो बाकी चित्रों से अलग नजर आ रही थी। चीकू रानी सोचती है
कि यह आकृति शायद गुप्त दरवाजे को खोलने की चाबी हो सकती है। चीकू रानी कुछ समय तक वहां खड़ी रहकर प्रतीक्षा करती है। उनकी निगाहें उन दोनों की वापसी पर टिकी है। वह देखना चाहती है कि वे दोनों कितनी देर में लौटते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों की वापसी की आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बहुत सतर्कता से छिप जाती है, क्योंकि किसी भी छोटी सी चूक से सारा प्रयास बर्बाद हो सकता है। दोनों धीरे धीरे बातचीत करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई देख न ले, बावड़ी से निकलकर बगीचे से होते हुए गलियारे में प्रवेश कर जाते हैं। जब चीकू रानी को यकीन हो जाता है कि दोनों जा चुके हैं, तो वह गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ती है। पहले उसने चिन्ह को दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर उसने देखा कि कुएं की आकृति थोड़ी उभरी हुई है। चीकू रानी ने इसे दाईं ओर और फिर बाईं ओर घुमाया। आकृति में थोड़े से बदलाव से दीवार के दाहिने ओर एक झरना नजर आने लगा। उसने इसे और घुमाया तो दीवार में एक बड़ा दरवाजा प्रकट होने लगा। चीकू रानी उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करती है। अंदर एक मसाले लगी दीवार पर सीढ़ियां आगे जाती है, जो शायद तहखाने में जाती है। तय खाने की सीढ़ियों के पास भी वही चित्र है जो दरवाजा खोलने के लिए था। चीकू रानी ने चिन्ह को दाईं ओर घुमाया, जिससे दरवाजा बंद हो गया। फिर वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है, जहां एक गलियारा और एक कक्ष मिलता है। वहां से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। मशाल की धीमी रोशनी में कराहने वाले का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। चीकू रानी ने मशाल की रोशनी बढ़ाई और कराहने वाले की ओर देखा। वह व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, तुम फिर आ गई? तुम वही हो जो रोज आती हो? चीकू रानी चौंक गई और पूछती है, बड़े महाराज, आप कौन है? व्यक्ति जवाब देता है, मुझे सेनापति ने कुत्ता बना दिया है, और अब तुम कौन हो? चीकू रानी ने समझाया, बड़े महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्रवधू चीकू रानी हूँ। हमारे पुत्र ने अभी हाल ही में आपसे भाग लिया है और हम किसी उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं। बड़े महाराज ने पूछा, किस उद्देश्य की बात कर रही हो? चीकू रानी ने कहा, अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, आप हमारे साथ चलिए। उसने महाराज को कंधे का सहारा देकर उठाया और धीमे धीमे चलते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां उत्सव अभी भी चल रहा था। मंच पर एक नाटक चल रहा था। चीकू रानी नाटक के बीच में बड़े महाराज को लेकर पहुंच गए। सबकी निगाहें अचानक नाटक से हटकर उन पर टिक गई। महेंद्र प्रताप सिंह ने चीकू रानी से पूछा, छोटी रानी, ये क्या हो रहा है? नाटक के मंच पर आप किसे लेकर आई हैं? चीकू रानी ने जवाब दिया, ध्यान से देखिए, आप जानेंगे कि आज क्या स्थिति है। मंच पर खड़ा व्यक्ति जब चीकू रानी को दिखता है, तो वहां मौजूद कई लोग, जिनमें सेनापति और रानी माधवी शामिल है, चकित रह जाते हैं। महारानी सुजाता भी दंग है और महाराज की ताज्जुब की कोई सीमा नहीं। सेनापति की हालत तो ऐसी है जैसे उसकी आत्मा ही उड़ रही हो। लेकिन चीकू रानी देखती है कि रानी माधवी के चेहरे पर भय की बजाय आश्चर्य के संकेत है। चीकू रानी सोच में पड़ जाती है कि यह कौन सा रहस्य है। अपराधी भी आश्चर्यचकित है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह मंच पर आते हैं, महाराज को एकटक निहारते हैं और फिर पिताश्री कहकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। उसके बाद वे अपने पिता को गले लगाते हैं। यह दृश्य देखकर सेनापति धीरे धीरे वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन चीकू रानी की निगाहें उसे पकड़ लेती है। चीकू रानी आवाज देती है, सेनापति जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही हमें बताएंगे ना महाराज? और अन्य सभी के सामने पूरी कथा। छोटे महाराज आश्चर्यचकित होकर सेनापति की ओर देखते हैं। चीकू रानी कहती है, हमारे सेनापति ही इस पूरी योजना के करता है। सेनापति भागने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ सैनिक उसे रोक लेते हैं। महाराज सेनापति को मंच पर आने का आदेश देते हैं और पूछते हैं, आप बताएंगे कि यह मामला क्या है? ये पहेली किससे संबंधित है और आपका इस पहेली से क्या लेना देना है? मंच पर आते ही सेनापति बड़े महाराज के पैरों में पड़कर रक्षा की भीख मांगने लगता है और फिर बताता है, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि यह योजना मैंने और सनो ने मिलकर बनाई थी। हम दोनों ने एक योजना बनाई थी जिसमें आपके पूरे परिवार को धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश थी। आपके राज्य पर पूरा कब्जा जमाने का षड्यंत्र रचा गया था। बड़े महाराज की मृत्यु एक योजना के तहत हुई थी। उस समय उनकी मृत्यु शेर के पैर से प्रतीत हुई थी, लेकिन वास्तव में
हमने बड़े महाराज को बावड़ी की ओर जाने वाले तहखाने में कैद कर लिया था और जंगल में एक सैनिक को मारकर उसकी शक्ल सूरत बिगाड़ दी थी। हमने उसके अंगूठी और वस्त्र भी बड़े महाराज के पहनाए ताकि पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो। छोटे महाराज कड़कते हुए पूछते हैं, आपने बड़े महाराज को तहखाने में क्यों रखा? सेनापति जवाब देता है, क्योंकि बड़े महाराज को एक महत्वपूर्ण राज पता था। छोटे महाराज पूछते हैं, कौन सा राज? सेनापति कहता है, खजाने का राज। हमारा खजाना, जो आपके परिवार का खानदानी खजाना है, इसका नक्शा बड़े महाराज को ही पता है, जो हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक था। हमने बड़े महाराज को अत्यधिक यातनाएं दी, लेकिन वे बताने को तैयार नहीं हुए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आता है और वह अपनी तलवार खींच लेते हैं। तभी चीकू रानी उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए महाराज, अभी अन्य राज्यों की भी बात करनी है। छोटे महाराज पूछते हैं, और कौन सा राज्य है? चीकू रानी कहती है, इस बारे में अभी पता चलेगा। सेनापति, आपको इन सब बातों को स्पष्ट करना होगा। सेनापति आश्चर्यचकित होकर चीकू रानी की ओर देखता है। चीकू रानी कहती है, हम चले। चीकू रानी ने दूसरे राज्य के बारे में भी जानकारी देना शुरू किया। इस सूचना को सुनकर सभी लोग बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। कल महाराज ने पूछा, कौन सा राज्य? चीकू रानी ने जवाब दिया, महाराज, राजमाता भी जीवित है। छोटे महाराज तुरंत चौंक पड़े और बोले, आप क्या कह रही हैं? चीकू रानी की बात सुनकर महाराज, सेनापति और रानी माधवी सभी स्तब्ध रह गए। सेनापति की तो हालत एकदम खौफनाक हो गई, क्योंकि वह सोच रहा था कि राजमाता की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो अब वह कैसे जीवित है? चीकू रानी ने स्पष्ट किया, राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के पास है। सेनापति जी, आप बताएंगे कि राजमाता को समाप्त करने की योजना किसने बनाई और यह योजना क्या थी? चीकू रानी ने आग्रह किया। सेनापति, बताइए, अन्यथा हम अपनी तलवारें खींच लेंगे। सेनापति कांपते हुए बताता है, महाराज, राजमाता को मंदिर में जलाने की योजना मेरे और सन्नो की थी। हमने अपनी योजना में सफलता भी प्राप्त की थी। चीकू रानी ने आगे बताया कि माधवी रानी की दासी सन्नो रानी माधवी के वस्त्र पहनकर सेनापति से मिलने जाती थी, क्योंकि वह नींद की औषधि देती थी। सन्नो रानी माधवी के वस्त्र पहनकर उनकी वेशभूषा में सेनापति से मिलती थी। उस दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थी, सन्नो ने उसे राजमाता की समाप्ति की योजना के बारे में सूचित कर दिया। राजमाता की दासी प्रवाह ने राजमाता को पूरी योजना के बारे में बताया और निवेदन किया कि वह उसके वस्त्र पहन ले, ताकि सेनापति की योजना का खुलासा न हो सके। राजमाता ने दासी की बात मान ली और मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। सेनापति और सन्नो की योजना के अनुसार मंदिर में जो शव मिला वह राजमाता का नहीं बल्कि सन्नो का था। राजमाता जंगल में भटकती रही और कई दिनों तक भूखी प्यासी रही। देवी माँ की भक्त राजमाता की ऐसी हालत देखकर देवी माँ बहुत दुखी हुई। चीकू रानी ने बताया कि देवी माँ के आशीर्वाद से उसे एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। राजमाता ने जंगली जाति के मुखिया और उसकी पत्नी को उसकी परवरिश के लिए सौंप दिया था। जब राजमाता मुखिया से मिली तो उन्होंने चीकू का बाग लगवाया और कहा कि चीकू का नियमित सेवन करने से वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने चीकू रानी को धन्यवाद दिया और कहा कि देवी माँ ने उनके माता पिता को वापस लौटा दिया। इसके बाद राजमाता को राजमहल लाया गया और सेनापति तथा सन्नो को काल कोठरी में डाल दिया गया। रानी माधवी ने सन्नो की हाथ काटकर उसे सजा दी। चीकू रानी अब राज्य की सबसे सुंदर और चहेती रानी बन चुकी है। देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण वह जैसे लोगों को नजर आती है वैसी ही बन जाती है। चीकू रानी का असली नाम अब याद नहीं किया जाता, लेकिन राजमहल में आने से पहले उन्होंने देवी माँ के आशीर्वाद से अपना नाम बदलकर चीकू रखा था। एक गांव में एक दंपत्ति निवास करता था। पत्नी को श्वास संबंधी बीमारी थी, जिससे वह सदैव व्यथित रहती थी। उनके 3 संतानें थी, परंतु तीनों के होने के बावजूद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ा पुत्र हिमांशु हरिद्वार में वन विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत था।
छोटा बेटा मयंक घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करता और कोचिंग में शिक्षण कार्य करता था। वहीं सबसे छोटी बेटी तमन्ना जो घर से बाहर हॉस्टल में रहकर अध्ययनरत थी। इस परिस्थिति में परिवार के सभी सदस्यों ने हिमांशु के विवाह का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि पत्नी की बीमारी और घर के दायित्वों के चलते बहू के आने से घर की देखभाल सरल हो जाएगी। माता पिता ने रिश्तेदारों से सलाह मशविरा किया और सबने इस बात पर सहमति जताई कि सरकारी नौकरी में होने के कारण हिमांशु के लिए एक उपयुक्त रिश्ता दहेज और प्रतिष्ठित घराने से सहज ही प्राप्त हो सकता है। एक रिश्ता सुझाया गया जो उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल प्रतीत हुआ। लड़की संपन्न परिवार से थी और उनके परिजनों ने भी इस रिश्ते को लेकर अपनी सहमति जताई। इस प्रकार दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपनी अपनी मांगे सूचीबद्ध कर दी और विवाह के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। जैसे ही ज्योति और रमेश, मयंक, हिमांशु और तमन्ना के माता पिता रिश्ते की चर्चा कर वापस लौटे, मयंक ने जिज्ञासु होकर प्रश्न किया, माँ क्या हुआ, लड़की कैसी है? रमेश ने झुंझलाते हुए कहा, लड़की देखी ही नहीं। मयंक हैरानी से बोला, पर आप तो भैया के लिए लड़की देखने गए थे। इस पर उनकी माँ सुमैला ने समझाया, हाँ गए थे, लेकिन लड़की देखने से पहले ही बात बिगड़ गई। जब हमने अपनी शर्तें बताई तो लड़की वालों ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी और संस्कारी है, लेकिन वे हमारी सारी मांगें पूरी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी शर्तें थोड़ी कम कर दें तो रिश्ता बन सकता है। ये सुनते ही रमेश ने खींचते हुए कहा, हमने इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि हमारा बेटा वन विभाग में अधिकारी है। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कई जगहों से प्रस्ताव आए हुए हैं। मयंक ने निराश होकर कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों क्यों नहीं समझते कि दहेज से ज्यादा जरूरी है कि लड़की अच्छी हो? ये सुनते ही माता पिता क्रोधित हो उठे। रमेश ने कहा, तुम्हारे भाई की सरकारी नौकरी के लिए जो लाखों रुपए खर्च किए उसका क्या? और तुम्हें तो हमने कितनी बार कहा कि भाई की तरह कोई अच्छी सरकारी नौकरी पकड़ लो, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़े हो। अपनी मेहनत से नौकरी करोगे? चलो देखते हैं कैसे करते हो। मयंक कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसका सपना था कि वह एयरफोर्स में जाए, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली थी। घर में उसकी बात सुनने वाला केवल उसकी बहन तमन्ना थी, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मयंक अक्सर अपने कमरे में किताबों में डूबा रहता और घर की बातों से दूर रहने की कोशिश करता। इस बीच हिमांशु की शादी के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन दहेज की मांग पूरी न हो पाने के कारण कोई रिश्ता तय नहीं हो सका। हिमांशु हरिद्वार में अपनी नौकरी में व्यस्त था और शादी की जिम्मेदारी पूरी तरह माता पिता पर छोड़ रखी थी। संयोग से कुछ समय बाद हिमांशु के लिए एक उपयुक्त रिश्ता सामने आया। लड़की का नाम प्रीति था और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता सरकारी ठेकेदार थे और उन्होंने सभी शर्तें खुशी खुशी मान ली। ये खबर सुनकर मयंक बेहद प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने भाई हिमांशु और बहन तमन्ना को सूचना दी। दोनों ने भी इस खबर से खुशी जाहिर की। जल्द ही हिमांशु को बुलाया गया और रिश्ता तय कर पारिवारिक समारोह में सारी रस्में पूरी की गई। प्रीति का स्वरूप आकर्षक था और उसका स्वभाव सौम्य और सरल प्रतीत हो रहा था। पंडित जी ने विवाह का शुभ मुहूर्त 1 माह बाद का सुनिश्चित किया। इस बीच मयंक को तमन्ना को लाने के लिए देहरादून भेजा गया, क्योंकि वह वहीं के एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। जब मयंक तमन्ना को लेकर घर पहुंचा तो वह अपने माता पिता को देखते ही भाव विभोर होकर उनके गले लग गई। तमन्ना अपनी सहेली धरा से मिलने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उसकी माँ सुमैला ने उसे रोकते हुए कहा, तमन्ना जरा रुक जाओ। धरा को कहो कि वह जल्दी केदारनाथ से सामान निकालकर घर आ जाए। मुझे शादी की तैयारियों में मदद की सख्त जरूरत है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कैसे करना है। तमन्ना ने जवाब दिया, ठीक है माँ, मैं धरा को बुला लाती हूँ। क्योंकि धरा और तमन्ना बचपन से घनिष्ठ मित्र थी। सुमैला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सहेली धरा सचमुच बहुत समझदार और गुणी है। उसने जिले में टॉप किया है। बेचारे की माँ तो बचपन में ही गुजर गई। उसके पिता, जो एक शिक्षक है, ने ही उसे इस काबिल बनाया। घर में शादी की चहल पहल बढ़ गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था।
इस दौरान तमन्ना अपने पिता और भाइयों के साथ बाजार गई हुई थी। उधर सुमैला एक अलग कमरे में बैठकर प्रीति को देने के लिए गहनों, कपड़ों और अन्य सामानों की छंटाई में व्यस्त थी। तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज आई, नमस्ते मौसी जी। सुमैला ने मुड़कर देखा तो धरा खड़ी थी। उसे देखकर सुमैला का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहू को शगुन में क्या देना चाहिए। धरा मुस्कुराते हुए बोली, मौसी जी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं मदद कर देती हूँ। कुछ ही समय में धरा ने सभी सामानों को सलीके से अलग अलग रख दिया और सुमैला को समझाया, ये सब भाभी को पसंद आएगा, चिंता मत कीजिए। सुमैला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धरा, तुमने तो मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। शादी का दिन आ गया। घर में हर कोई बारात के लिए तैयार होने में व्यस्त था। तमन्ना को धरा तैयार कर रही थी। तभी मयंक हाथ में अपनी शेरवानी लेकर इधर उधर घूम रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, कोई मेरी शेरवानी का बटन लगा दे। पता नहीं कैसे निकल गया। लेकिन हर कोई अपनी तैयारियों में व्यस्त था। आखिरकार मयंक धरा और तमन्ना के पास पहुंचा और बोला, तमन्ना, जरा मेरा बटन लगा दो। तमन्ना ने कहा, अभी मैं खुद तैयार हो रही हूं। मयंक उदास होकर बोला, ठीक है, मैं इसे ऐसे ही पहन लेता हूं। यह सुनकर धरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइए, मैं लगा देती हूं। कुछ ही मिनटों में उसने शेरवानी का बटन लगा दिया। जब सुमैला कमरे में आई तो उन्होंने धरा को देखकर कहा, धरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? धरा ने उत्तर दिया, मौसी जी, बस अब जा रही हूं। जब धरा तैयार होकर आई तो उसकी सादगी और सौम्यता ने सबका ध्यान खींच लिया। हल्के मेकअप और खुले बालों में वह अप्रतिम लग रही थी। मयंक की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी। तमन्ना ने धरा को देखकर चकित होते हुए कहा, अरे, इतने महंगे लहंगे में भी तुम अपने साधारण सूट से अधिक सुंदर लग रही हो। उसकी बात पर धरा मुस्कुराई, लेकिन तमन्ना के मन में यह सवाल बना रहा कि आखिर साधारण वेशभूषा में भी धरा इतनी आकर्षक कैसे लग सकती है। बारात सज धज कर निकल चुकी थी और विवाह की रस्में सजीवता से संपन्न हो रही थी। प्रीति अपनी ससुराल दहेज के भारी भरकम सामान के साथ आई, जिसमें गहने, कीमती कपड़े और अन्य महंगे उपहार शामिल थे। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की आंखें चौंधिया गई और हर कोई सुमैला और रमेश को बधाई देने लगा कि उन्हें इतनी योग्य बहू मिली। प्रीति घर के हर सदस्य के लिए सुंदर तोहफे लाई थी। तमन्ना भी प्रीति से मिलकर बेहद प्रसन्न हुई। धीरे धीरे शादी की भीड़भाड़ खत्म हो गई और मेहमान विदा होने लगे। शादी के तीसरे दिन हिमांशु को अपनी नौकरी पर वापस जाना था। उसने शादी के लिए काफी छुट्टियां ले रखी थी। सुमैला ने हिमांशु के लिए सामान तैयार करना शुरू कर दिया। उसी दौरान प्रीति भी अपना सामान बांधने लगी। ये देखकर सुमैला ने चौंकते हुए पूछा, अरे बेटी, तुम क्यों सामान बांध रही हो? प्रीति ने सहजता से उत्तर दिया, मैं हिमांशु जी के साथ जा रही हूँ। सुमैला ने व्यथित होकर कहा, पर अभी तो शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, कुछ समय तो हमारे साथ बिता लो, फिर हिमांशु के साथ चली जाना। प्रीति ने हिमांशु की ओर देखा और हिमांशु ने कहा, माँ, प्रीति ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शादी के बाद वह मेरे साथ ही रहेगी। सुमैला ने असहाय होकर कहा, पर बेटा, मैं भी तो कुछ समय अपनी बहू के साथ बिताना चाहती थी। कितने अरमान थे मेरे। लेकिन प्रीति ने अपनी बात पर अड़िग रहकर सुमैला की बातें अनसुनी कर दी। अगले दिन हिमांशु प्रीति को लेकर दहेज में मिली कार से सहारनपुर होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। सुमैला की आंखों में उदासी घर कर गई, लेकिन न हिमांशु ने उसकी परवाह की, न ही प्रीति ने। तमन्ना को भी मयंक हॉस्टल छोड़ने देहरादून चला गया। कुछ दिनों की हलचल के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। अब बस सुमैला, रमेश और मयंक ही घर में रह गए। सुमैला की तबीयत खराब होने लगी और मयंक ने घर के काम के लिए एक नौकरानी दामिनी को रख लिया। लेकिन दामिनी का काम सुमैला को कभी पसंद नहीं आता। वह अक्सर उसे कुछ न कुछ सुनाया करती। दामिनी अपने काम में लगनशील थी, लेकिन सुमैला को उसकी हर बात खटकती थी। एक दिन पड़ोस की महिलाएं सुमैला से मिलने आई और मयंक की शादी का जिक्र छेड़ दिया। सुमैला ने खिन्नता से कहा, अब तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। जमाना बदल गया है। आजकल की बहुएं पति को ही परिवार मानती हैं।
न सास की सेवा का भाव है, न ही परिवार के प्रति कोई लगाव। समय बीतता गया। प्रीति और हिमांशु मेहमानों की तरह आते और कुछ दिन रुककर चले जाते। सुमैला के अरमान मन में ही रह गए। मयंक ने भी फौज में भर्ती के लिए परीक्षा दी और तैयारी में लग गया। एक दिन धरा अपने पिता मास्टर जी के साथ अपने विवाह का निमंत्रण लेकर सुमैला के घर आई। सुमैला ने रमेश को बीच में रोकते हुए कहा, आप लोग साधु में जरूर आइएगा। मयंक, जो मन ही मन धरा को पसंद करता था, धरा की शादी की खबर सुनकर गहरी उदासी में डूब गया। मास्टर जी ने खुद निमंत्रण देने घर पर आए थे। सुमैला ने मयंक से कहा, कम से कम तुम तो चले जाना, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती और मैं इस वजह से नहीं जा सकती। परीक्षा की तैयारी के चलते न तो तमन्ना आ सकी और न ही प्रीति, जो धरा की सहेली थी। शादी वाले दिन सुमैला की तबीयत भी खराब थी, जिसके चलते वह इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकी। मयंक उदासी के साथ तैयार हुआ और शादी में शामिल होने निकल पड़ा। मयंक के जाते ही सुमैला और रमेश बैठकर बातें करने लगे। रमेश ने सुमैला को बताया, प्रीति के पिताजी ने मयंक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता सुझाया है, बस नौकरी लगने की देर है। यह सुनते ही सुमैला ने पूछा, क्या वे बड़े घर की लड़की है? क्या उतना ही दहेज मिलेगा जितना हिमांशु के विवाह में मिला था? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह रिश्ता उससे भी बेहतर होगा। यह सुनते ही सुमैला का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में गहने और महंगे सामान की कल्पनाएं घूमने लगी। दामिनी ने उसी समय सारा काम निपटाकर खाना बना दिया। सुमैला आज इतनी प्रसन्न थी कि उसने दामिनी को कुछ नहीं कहा। खाना खाते हुए दरवाजे की घंटी बजी। सुमैला ने कहा, लगता है मयंक आ गया। दामिनी ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गई। उसने सुमैला को पुकारते हुए कहा, मालकिन, जल्दी आइए। सुमैला और रमेश, जो खाना खा रहे थे, घबराकर दरवाजे की ओर भागे। सामने मयंक और धरा खड़े थे, गले में वरमाला डाले हुए। सुमैला हैरानी से चिल्लाई, ये क्या मजाक है? मयंक, तुम तो धरा की शादी में गए थे, फिर उसे यहाँ क्यों ले आए? सुमैला एक के बाद एक सवाल पूछती चली गई, बिना मयंक को जवाब देने का मौका दिए। रमेश ने सुमैला को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रही हो? पहले दोनों को अंदर तो आने दो। बाहर खड़े खड़े सारी बातें पूछोगी क्या? सुमैला गुस्से में बोली, नहीं, मैं इसे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। यह कोई मजाक नहीं है। क्या किसी भी छोटे घर की लड़की को उठाकर लाने पर मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? नहीं, मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। मयंक ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। माँ, पिताजी, मेरी बात सुनिए, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। आप लोग पूरी बात तो सुन ले। रमेश ने माहौल को समझते हुए सुमैला को एक तरफ बैठाया और कहा, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी सेहत खराब मत करो। मयंक, धरा, तुम दोनों अंदर जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। तभी दामिनी बोली, साहब, छोटे साहब दुल्हन लेकर आए हैं, क्या बिना रस्मों के उन्हें घर के अंदर आने दिया जाएगा? शगुन नहीं होगा क्या? सुमैला गुस्से से भड़कते हुए बोली, अपशगुन तो ये अपने साथ लाया है, इससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा? मैं तो कोई रस्म नहीं करूंगी। रमेश ने दामिनी से कहा, तुम ही सब संभाल लो, कम से कम यह तमाशा तो खत्म हो। दामिनी ने यह समझदारी दिखाई कि पड़ोसियों के सामने तमाशा बनने से बचना चाहिए। वह थाल में आरती की सामग्री और चावल से भरा कलश लेकर आई और कुमकुम की थाल के साथ सारी रस्में पूरी कर दी। धीरे धीरे धरा, जो अब मयंक की पत्नी बन चुकी थी, घर में प्रवेश कर गई। रमेश ने कहा, दामिनी, धरा को मयंक के कमरे में ले जाओ, बाकी बातें हम मयंक से करेंगे। सैन जी। दामिनी धरा को कमरे में ले गई और उसे पानी लाकर दिया। उसने धरा से कहा, छोटी मालकिन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे साहब आपको हमेशा खुश रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए और रोइए मत। दूसरी ओर रमेश और सुमैला ने मयंक पर सवालों की बौछार कर दी। मयंक ने गहरी सांस लेते हुए सारी बात बताई। पिताजी, मैं क्या करता? धरा दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी, सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी मास्टर जी को फोन आया, जिस लड़के से शादी होनी थी वह किसी और लड़की के साथ भाग गया। मयंक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मास्टर जी इस खबर से टूट गए। उन्होंने यह बात सिर्फ मुझसे और अपने कुछ करीबी दोस्तों से साझा की। उन्होंने कहा कि
कि इतनी मुश्किलों से कर्ज लेकर शादी की तैयारी की थी। अब अगर बारात नहीं आई तो समाज क्या कहेगा? मेरी बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें होंगी। कौन उससे शादी करेगा? वह कैसे जीवन जिएगी? इतना कहते कहते मास्टर जी रो पड़े और बेहोश हो गए। धरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि यह सदमे की वजह से हुआ है। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे और कोई आघात सहन कर पाते। इधर मंडप में लोग जयमाला का इंतजार कर रहे थे और उधर मास्टर जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने मास्टर जी से कहा, अगर आप मुझे धरा के लायक समझते हैं तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। सभी लोगों को यह प्रस्ताव सही लगा। धरा को जब यह बात पता चली तो उसने कहा, आप दया के कारण इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। समय के साथ मैं अपने पिताजी को संभाल लूंगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पति के रूप में पसंद नहीं करती? इस पर धरा ने कहा, जो भी लड़की आपकी पत्नी होगी वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगी। मास्टर जी ने भी धरा से कहा, बेटी, मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कितना समय और रहूंगा। अगर तुम अच्छे घर में चली जाओ तो मुझे संतोष होगा। यह सुनकर धरा फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर आवश्यक रस्मों के साथ मेरी और धरा की शादी संपन्न हुई। सुमेला गुस्से में बोली, तूने तो जैसे समाज सेवा का ठेका ले रखा है। क्या हर मुश्किल को अपने गले का हार बना लेगा? रमेश ने उन्हें शांत करते हुए समझाया, जो होना था वो हो गया। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। सच को स्वीकार करना होगा। अब सबसे जरूरी ये है कि रिश्तेदारों को कैसे बताया जाए। इसके लिए हिमांशु और तमन्ना से बात करनी होगी। तमन्ना उस समय आ नहीं सकी, लेकिन अगले दिन हिमांशु को बुलाने की योजना बनी। इधर मयंक अपने कमरे में पहुंचा, जहां धरा पहले से बैठी हुई थी। धरा ने उसे देखकर खड़े होकर कहा, क्या आप अभी भी नाराज हैं? मयंक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बिस्तर पर आराम करो। मैं समझता हूं कि अभी तुम्हारे मन की स्थिति कैसी होगी। जब तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पति के योग्य हूं और तुम मुझे मन से स्वीकार करोगी, तभी हमारा रिश्ता पूर्ण होगा। तब तक मैं तुम्हें किसी तरह की बाध्यता में नहीं रखूंगा। रात धीरे धीरे बीत गई। अगले दिन सबके उठने से पहले ही धरा ने नहा धोकर पूजा कर ली। जब सुमेला और रमेश उठे और यह देखा तो वे प्रभावित हुए, लेकिन इसे जाहिर नहीं किया। धरा ने उनके चरण स्पर्श की। रमेश ने कहा, सदा सुहागन रहो। सुमेला ने बेमन से कहा, भले ही मेरी बहू बन गई हो, लेकिन छोटे घर की लड़की को मैं इस घर की बहू नहीं मानूंगी। धरा समझ गई कि उसे इस घर में सबका दिल जीतने के लिए कठिन प्रयास करना होगा। रमेश ने हिमांशु और तमन्ना को बुलाने की बात की। जब तमन्ना को यह सब पता चला तो वह बेहद खुश हो गई। तमन्ना, जो धरा की सहेली थी, अब उनकी भाभी बन चुकी थी। एक शानदार पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में हर कोई धरा की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। यह देखकर प्रीति को ईर्ष्या हो रही थी। महंगे गहने और शानदार साड़ी पहनने के बावजूद प्रीति का प्रभाव फीका लग रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद सुमेला ने धरा को ताने मारने शुरू कर दिए। प्रीति अक्सर अपने दहेज का घमंड करती और धरा पर कटाक्ष करती, लेकिन धरा ने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। समय के साथ धरा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुमेला की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उनकी दवा समय पर देती और उनकी सेवा करती। इसके विपरीत प्रीति ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सुमेला को किस चीज की जरूरत है। धीरे धीरे सुमेला का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। डॉक्टर भी इस सुधार से खुश थे। मयंक ने भी इस दौरान धरा का भरपूर साथ दिया। समय के साथ मयंक को एहसास हुआ कि उसने धरा के साथ न्याय किया है। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद मयंक ने एयरफोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। यह खबर पूरे घर के लिए गर्व का क्षण थी। तमन्ना की पढ़ाई उस वर्ष समाप्त हो चुकी थी और वह भी घर लौट आई। अब तमन्ना धरा के साथ ही रहने लगी थी। धरा का मन भी अब स्थिर था। हालांकि मयंक का प्रशिक्षण के लिए दूर जाना उसे भीतर से खलता था। इस दूरी का दर्द तो था ही, मगर मयंक की नौकरी मिलने की प्रसन्नता भी मन में बसी थी।
प्रीति और हिमांशु जब आते तो धरा उनका स्वागत पूरे आदर के साथ करती, लेकिन प्रीति के मन में धरा के लिए न तो कभी सम्मान जागा और न ही स्नेह। प्रीति उसे सदैव नीचा दिखाने की कोशिश करती, मानो वह गरीब घर की लड़की होने के कारण उनकी बराबरी के योग्य न हो। एक दिन जब मयंक प्रशिक्षण पूर्ण कर घर लौटे तो पूरा परिवार उनकी बातें सुनने को आतुर था। मयंक ने सूचना दी कि उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई है। ये सुनकर तमन्ना प्रसन्नता से बोली, अब तो धरा भाभी भी साथ जाएंगी। प्रीति को यह सुनकर जलन होने लगी और उसने तीखे स्वर में कहा, धरा क्यों जाएगी? मां जी का ध्यान कौन रखेगा? तमन्ना मुस्कुराते हुए बोली, आपको कब से मां की सेहत की चिंता होने लगी? आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि मां की बीमारी क्या है। धरा भाभी न केवल भैया बल्कि पूरे परिवार को अपना मानकर जीती है। यह सुनकर प्रीति का क्रोध और भड़क गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हमने तो ट्रकों भरकर दहेज दिया था, सारी मांगे पूरी की थी। तमन्ना ने तुरंत जवाब दिया, उसी दहेज की लालसा की तो सजा भुगत रहे हैं। तमन्ना के इन शब्दों ने माहौल में ऐसी खामोशी भर दी जैसे किसी चिंगारी ने राख को सुलगा दिया हो। जो माँ और पिता कभी बहू के हाथ का एक निवाला तक नसीब नहीं कर पाए, उनके लिए यह पीड़ा असहनीय थी। आज तक प्रीति ने न तो माँ को अपने हाथ से बना खाना दिया और न ही पानी का एक गिलास। माँ की बीमारियों के दौरान भी मयंक ही उनकी सेवा में रत रहे। ऐसी परिस्थिति में भी प्रीति ने एक दिन के लिए माँ के पास रहने की जहमत नहीं उठाई। परिवार को वस्त्रों और सामग्री से अधिक सच्चे आदर और प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि आप स्वयं में वह भाव न रखती हो तो दूसरों को कैसे प्रदान करेंगी? तमन्ना ने क्रोध में प्रीति से यह कह दिया। मयंक ने तेज स्वर में तमन्ना को डांटा, अपनी भाभी से ऐसे बात मत करो। तमन्ना तुरंत पलटकर बोली, भैया, जब शादी के तुरंत बाद प्रीति भाभी आपके साथ रह सकती थी तो धरा भाभी इतने वर्षों बाद क्यों नहीं जा सकती? यह सुनते ही धरा ने बीच में आकर बात को शांत करने का प्रयास किया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं स्वयं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी माँ तो बचपन में ही चली गई थी। अब जो माँ मिली है उन्हें छोड़कर जाने का ख्याल भी मेरे लिए असंभव है। ये सुनकर सुमेला का मन द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं प्रीति क्रोध में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद रमेश और तमन्ना रमेश के छोटे भाई के पोते के जन्मदिन के लिए मेरठ चले गए। घर में सुमेला और धरा अकेली थी। एक सुबह जब सुमेला स्नान करके बाहर निकल रही थी तो अचानक उनका पैर फिसल गया। वह बुरी तरह गिर पड़ी, जिससे उनके हाथ और पैर में गहरी चोट आई। गिरने की आवाज सुनकर धरा तुरंत वहां पहुंची। मां को घायल देख वह घबरा गई, लेकिन तुरंत संभली। सुमेला दर्द से कराह रही थी और बोलने में भी असमर्थ थी। धरा ने तुरंत मयंक को फोन किया। मयंक ने कहा, तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मैं अभी आता हूं। धरा ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया और अपनी सास को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि हाथ की हड्डी टूट चुकी है और पैर में गंभीर मोच है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। धरा ने बिना किसी झिझक के सारी औपचारिकताएं पूरी की और सुमेला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। रमेश और तमन्ना जब तक पहुंचे तब तक धरा ने सब कुछ संभाल लिया था। वह पूरी रात अस्पताल में जागती रही, सासू माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले दिन मयंक भी पहुंचा। वह सीधे अस्पताल गया और माँ को देखकर भावुक हो गया। रमेश ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, तू इतनी दूर से सहारनपुर से आया, लेकिन तेरा भाई जो हरिद्वार में इतने पास है वह अब तक नहीं पहुंचा। उसे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है। मयंक ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मुझे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है, लेकिन भाई को माँ की परवाह नहीं है। ये बात सच में तकलीफ देती है। ऑपरेशन के बाद सुमेला को अलग वार्ड में रखा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने चारों तरफ देखा और धीरे से पूछा, प्रीति क्यों नहीं आई? मयंक ने हल्के से कहा, भैया और माँ, मैं तो आने के लिए कह रहा था, लेकिन भैया ने टालते हुए कहा कि क्या जल्दी है, कल आ जाओ या अपने काम निपटाकर ही आना। रमेश की आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ आया। धरा और मयंक ने रमेश और तमन्ना को घर लौटकर आराम करने का आग्रह किया। सुमेला को अस्पताल में 5 दिनों तक रहना था। धरा ने घर का सारा काम संभाला।
और रातों में अस्पताल में माँ की सेवा में जुटी रही। तमन्ना घर पर पिता की देखभाल में लगी रही। लगातार रातों की जागरण के कारण धरा की तबीयत भी बिगड़ने लगी। 3 दिन बाद हिमांशु और प्रीति पहुंचे। रमेश ने कहा, अब बड़ी बहू आ गई है तो वह माँ के पास एक रात रुक जाएगी। प्रीति थके हुए स्वर में बोली, मैं सफर से आई हूँ और रात में जागना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दवाइयों की गंध मुझसे सहन नहीं होती, मुझे उल्टियां होने लगती हैं। तमन्ना चुभते शब्दों में बोली, मुझे पहले ही पता था कि आप यही कहेंगी। भला बिना धरा भाभी के कैसे कुछ हो सकता है? 3 रातों से तो वो सोई भी नहीं है। प्रीति ने तुनक कर कहा, धरा तो यहाँ है, वह रुक जाएगी। हिमांशु ने प्रीति का पक्ष लेते हुए कहा, प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं रुक सकती। चिंता मत कीजिए, मैं रुक जाऊंगा। रमेश और तमन्ना एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके चले जाने के बाद सुमेला ने रमेश से गहरी उदासी में कहा, हमने दहेज के लालच में अपने बेटे को पराया बना दिया, अब वह हमारा नहीं रहा। पर धरा बहू होकर भी बेटी के समान है। मैंने उसे कितना बुरा भला कहा, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। सुमेला की हालत में सुधार होते ही डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी। मयंक ने अपने लौटने से पहले एक पुरानी कार खरीदी और घर लाया। रमेश ने पूछा, ये क्यों खरीदी? मयंक ने जवाब दिया, अभी नई कार खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। माँ को अस्पताल ले जाना बार बार जरूरी हो सकता है, इसलिए यह सुविधा दी है। साथ ही ड्राइवर भी रखा है ताकि आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। धरा यह देखकर प्रसन्न हो गई। तमन्ना ने भी खुशी जताई और बोली, आपने बहुत अच्छा किया भैया। लेकिन प्रीति व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, हाँ बैठ जाओ पुरानी कार में, महंगी गाड़ियां तो हर किसी के नसीब में नहीं होती। तमन्ना ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, सही कहा भाभी, पति की कमाई से पुरानी कार का आनंद लेना हर किसी के नसीब में नहीं होता। कुछ लोग तो दहेज में मिली चीजों से ही काम चलाते हैं। प्रीति चढ़कर घर के भीतर चली गई। सुमेला के स्वस्थ होते ही उन्होंने धरा को अपने पुराने सोने के कंगन देते हुए कहा, यह कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे, आज मैं इन्हें तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। धरा ने सुमेला को गले लगा लिया। ये क्षण उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले गया। मयंक के जाने से पहले सुमेला ने धरा से आग्रह किया कि वह मयंक के साथ समय बिताए। धरा ने ससुराल और मयंक के साथ अपने जीवन को संतुलित करना शुरू कर दिया। समय के साथ तमन्ना की शादी भी हो गई। हिमांशु और प्रीति ने अलग घर ले लिया और स्वतंत्र रूप से रहने लगे। लेकिन धरा, सुमेला और रमेश एक साथ रहते थे। धरा ने ससुराल और अपने पति के साथ संतुलन बनाए रखा। सुमेला और रमेश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें एहसास हुआ कि बहू का असली महत्व ऊंची जाति या अमीर घराने में नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और सच्चे दिल में है।